तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि आज जो हम ये सेमिनार कर रहे हैं तो हमारे सेमिनार का मकसद क्या है, ये सेमिनार क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी आप सभी लोग आए हुए हैं सुनने के लिए, समझने के लिए नई चीज़ों को, जैसा कि हमने बात की थी कि हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको कवर करने वाले हैं। तो सेमिनार का मेन मोटिव क्या है, यदि मैं आपको ये समझाना चाहूँ तो आज के समय में जो स्कूली शिक्षा है और जो कॉलेज की शिक्षा है, यदि आप उसको देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को प्राप्त करके जब आप कॉलेज की बाहर की दुनिया में जाने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जब आप कॉलेज से बाहर जाएंगे, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कुछ सामान लाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो क्या जो आज स्कूल और कॉलेज की शिक्षा आपको मिलने वाली है उस शिक्षा से आप कॉलेज की बाद की लाइफ को बेहतर बना पाएंगे? यदि ऐसा होता तो आज 95% लोग जो एवरेज लाइफ जी रहे हैं या जो सरवाइव कर रहे हैं किसी तरह से, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी बेसिक नीड तक पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जबकि एजुकेशन तो अच्छी ले रहे हैं, हाई एजुकेशन ले रहे हैं, हर बच्चा आज ग्रेजुएशन से ज़्यादा ही पढ़ाई कर पा रहा है, लेकिन समस्या क्या है कि जब हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से अच्छे तरीके से चल रहा है तब भी बहुत सारे लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं। तो ये ऐसा है क्यों और इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? किन चीजों पे इम्प्रूवमेंट करके आप अपने इनिशियल लेवल को, अपनी जो सिचुएशंस है, अपनी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और जो आने वाले समय पे आपको फेस करनी है चीजों को, उनको आप सही तरीके से फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ही शुरू करते हैं कि हम किन चीजों पे बात करने वाले हैं। यदि आपको कॉलेज के बाद की दुनिया में एक बेहतर लाइफ स्टाइल जीनी है तो उसके लिए आपको क्या चीजें सीखने की जरूरत है, कौन सी स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। यदि आप यही सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, इसी के लिए तो आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज कंफर्म कर देते हैं यार कि कॉलेज और स्कूल की जो शिक्षा है उसके बाद तो आपको बाहर जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना है। अब यदि आपकी रियल लाइफ कहीं से शुरू होती है तो कॉलेज के बाद से शुरू होती है। सो कॉलेज के बाद जब आप आगे पहुंचेंगे तो आपको एक अलग तरीके शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा जो है आपको एक अलग तरीके की जरूरत पड़ेगी, नए नियम को जानने की जरूरत पड़ेगी, अलग तरीके के नियम को जानने की जरूरत पड़ेगी। और इस तरीके के नियम जब आप जानेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बेहतर इंप्रूवमेंट आने वाला है। धन के कुछ नियम होते हैं यार जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे दुनिया के बाकी 95% लोग खेलते हैं। तो जो धन के नियम है जिनको अमीर लोग जानते हैं, क्या कुछ ऐसा सीक्रेट है कि दुनिया के टॉप 5% लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और जबकि बाकी के लोगों के पास 95 लोगों के पास बहुत कम पैसा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पे चल रही है वो है यूथ की और उनके माइंडसेट की। उनके घर में उनको क्या सिखाया जाता है कि आपको अच्छी शिक्षा लेनी है, उसके बाद अच्छी नौकरी करनी है, अच्छे से पढ़ो लिखोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग पैसों के बारे में अक्सर आपको निगेटिव बोलते हैं। आप अपने घर में सुने होंगे कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा हाथ की मैल है, यदि अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो जिंदगी बेकार है, पैसा सारी परेशानियों की जड़ है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, वो 2 नंबर का काम करते हैं तब उनके पास ऐसा पैसा आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने अपने घर में इनिशियल लेवल पे सुनी होगी। अब जब पैसों के लेकर आपका माइंडसेट ही गलत है तो कैसे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? ये आपको यदि आप सीक्रेट्स को जानते हैं, अट्रैक्शन को जानते हैं, आकर्षण के नियम को जानते हैं, तो आकर्षण का नियम क्या कहता है कि जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वो चीजें बढ़ जाती हैं। इनिशियल लेवल पे जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं वहां पे ज्यादातर बातें की जाती हैं पैसे की प्रॉब्लम को लेकर कि अरे ये खरीदना है तो पैसे नहीं है, इतना बड़ा आदमी बनना है तो पैसे नहीं है, उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए, ये हमारे लिए नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है। तो जब आप इनिशियली लेवल पे इसी चीज पे फोकस कर रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है तो किसी भी तरीके से आपके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आज हम आपके आज माइंडसेट को और बिलीफ को पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं। पैसों को लेकर जो अभी तक आप सोच रहे थे बिल्कुल उसको डिफरेंट तरीके से आपको सोचना है। आपको ये सोचना है, आपको खुद से ये कहना है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा सोचेंगे तभी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने माइंड सेट को, अपने बिलीफ को चेंज करें, उस स्तर का ले जाएं जहां पे आप ज्यादा पैसा को हैंडल कर सकते हैं।
मतलब यदि अभी आपको 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए या बहुत सारे पैसे दे दिए जाए तो आप उसको सही ढंग से मैनेज तक नहीं कर पाओगे। ऐसा ना हो, इसीलिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले आप उतने पैसे को हैंडल करने वाला माइंड सेट बनाओ, उसके बाद पैसा तो अपने आप आ जाएगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को मैनेज करना बड़ी बात है। और जिस दिन पैसे को मैनेज करना आप सीख गए उस दिन आप बहुत कुछ चीजें सीख जाओगे और अच्छा पैसा कमाने भी लगोगे। सो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम जॉब करें या ना करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम जॉब करें या ना जॉब ना करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जॉब ना करो, जॉब में कुछ नहीं रखा है, बिजनेस करो। तो मैं अभी इनिशियली लेवल पे आपको बता देता हूं कि जॉब करना प्रॉब्लम नहीं है, जॉब आप कर सकते हो इनिशियल लेवल पे ऊपर आने के लिए, लेकिन हमेशा जॉब ही करते रहना प्रॉब्लम है। यदि आप अभी कुछ भी सीखने के लिए कोई जॉब कर रहे हो, क्योंकि जो आप कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूलों में पढ़ते हो, वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिलती है। यदि आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो आपको फील्ड में काम करना पड़ता है। अब जब आप फील्ड में काम करने जा रहे हो तो डेफिनेटली शुरू में हर बच्चा सीखने के हिसाब से जाता है और बोलता है कि भाई मैं सीखने के बाद खुद का कुछ करूंगा, खुद का कुछ बिजनेस डालूंगा, कुछ बड़ा कर रहा है, कुछ फोड़ेंगे, ऐसा वैसा बहुत कुछ कर जाएंगे। इनिशियल लेवल पे हर बच्चा यही सोचता है कॉलेज में। लेकिन उसके बाद होता क्या है, जब वो कॉलेज से पास आउट होता है तो ऑलरेडी उसकी एज करीब 22, 23, 25 तक हो जाती है बहुत सारे लोगों की। अब उनके ऊपर एक इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई यदि आप कॉलेज पास आउट कर चुके हो तो अब आपको खुद से पैसे कमाने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देखनी है। अभी वही बच्चा जिसके पास कॉलेज में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अचानक से उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब वो क्या सोचता है कि चलो ठीक है 2 साल कहीं जाके जॉब करेंगे, उसके बाद कुछ पैसे बना लेंगे, कुछ स्किल्स बना लेंगे, उसके बाद हम खुद से कुछ करने लगेंगे। लेकिन वही 2 साल कब 5 साल में हो बदल जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। और जो 25 साल का लड़का था 27 साल में जॉब करना शुरू किया, वो 30 साल कैसे हो गया पता ही नहीं चला। अभी भी वो जॉब कर रहा होता है, अब वो 30 का हो चुका है। इनिशियल लेवल पे यदि उसे 10,000 रुपए मिल रहे होते हैं तो अभी उसने लगातार 5 साल काम किया तो उसकी सैलरी बढ़ जाती है और उसको मिलने लगते हैं 30,000 रुपए, 40,000 रुपए। अब वो ये सोचता है कि 40,000 रुपए की नौकरी यदि मैं आज छोड़ता हूं तो मुझे कौन दूसरी नौकरी इतने से ज्यादा पैसे की देने वाला है। यदि मैं कोई बिजनेस भी शुरू कर रहा हूं तो मैं 40,000 रुपए से ज्यादा कैसे कमाऊंगा। अब उसके खर्चे भी बढ़ गए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, अब उसे फैमिली को भी देखना है। तो ओवरऑल वो पूरी जिंदगी ना चाहते हुए भी नौकरी करता रहता है और कभी भी वो अपने मन का कोई भी व्यवसाय नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप अपने माइंड सेट को और बिलीव को इतना स्ट्रांग रखो कि आप आज जो कर रहे हो उससे कल आप हट के कुछ बड़ा करने वाले हो। आज की लर्निंग को आप कल और बेहतर लेवल पे जाके एग्जीक्यूट करने वाले हो। तो चलिए अब फाइनली तो हम आपको ये चीज कंफर्म करते हैं कि अभी यहां से हम डायरेक्ट शुरू करते हैं कि आखिर लॉ ऑफ मनी क्या होता है, एसेट्स मैनेजमेंट क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होती है, और जो हाई स्किल और जो हाई अर्निंग स्किल्स है, जो हाई इनकम स्किल्स है उसको कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, उसका डेवलप और जो हाई इनकम स्किल्स है उसको कैसे डेवलप किया जाता है। ये सारी चीजें जानने और समझने के लिए बस हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते। अमीर और मध्यम वर्गीय लोगों में, गरीब लोगों में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जब आप डिफरेंस समझेंगे तभी आप जो है अपने आप को बेहतर पोजीशन पे ला पाएंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो अमीर लोग होते हैं उनको ये क्लियरली पता होता है कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना बल्कि पैसों को अपने लिए काम कराना है। और जबकि वहीं पे जो गरीब लोग होते हैं वो जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि वो पैसों का आविष्कार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि समझिए, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जियो का नेट यूज कर रहे हैं, एयरटेल का नेट यूज कर रहे हैं, तो जियो को किसने चलाया, जियो को किसने बनाया, मुकेश अंबानी जी ने बनाया। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उन्होंने एक आविष्कार कर दिया। अब वो आविष्कार उनको इतना ज्यादा पैसा बना के दे रहा है कि वो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। अब यदि आप टेस्ला की बात करें तो टेस्ला एक ऐसी इलेक्ट्रिकल कार बनाती है जो कि केवल इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसमें ऑयल और डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने एनवायरनमेंट की सेफ भी एनवायरनमेंट। तो टेस्ला एक ऐसी कार है जो कि
सो इलॉन मस्क को आप देख लीजिए, जो कि टेस्ला जैसी कार बनाए जिसमें डीजल पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने एक नया आविष्कार किया और उस आविष्कार को लोगों ने कितना अच्छा समझा और आज उन्होंने स्पेस एक्स जैसी कंपनी बनाई है, न्यूरालिंक जैसी कंपनी बनाई है और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। अभी तो उन्होंने ट्विटर की कंट्रोवर्सी को लेकर भी ट्विटर को भी खरीद लिया है, आप सभी को मालूम है। तो इतने ये लोग इतना अमीर कैसे बने? अभी मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि ये लोग इनिशियल लेवल पे आज जो आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन से भी काफी ज्यादा डाउन थे। मतलब यदि उन्होंने जीरो से शुरुआत करके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो डेफिनेटली आप भी उस चीज को पा सकते हैं। आप भी जो पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसे आप पा सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग, यदि आप बिल गेट्स को जानते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट को आप जानते होंगे। हर आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन को यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और बहुत सारी चीजों को आप यूज करते हैं। तो उसकी वजह क्या है? वही है कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि ज्यादातर लोग उसको यूज कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को। और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल गेट्स आज कितने अमीर आदमी बन गए हैं। वॉरेन बफेट को आप जानते होंगे। वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर और सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक माने जाते हैं और आज उनकी वेल्थ, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक गिने जाते हैं। तो वो ऐसा हुआ क्यों? ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी मैं बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अडानी जी को देख लीजिए, उनका एक समय था कि उनके एक दिन की जो इनकम थी वो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ रही थी। तो ये पावर, ये इतना ज्यादा पैसा कुछ लोग क्यों बना पा रहे हैं? और जबकि कुछ लोग चंद पैसों के लिए परेशान रहते हैं, पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। टाटा को देख लीजिए, टाटा मोटर्स, टाटा कार बनाती है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है, टीसीएस जैसी कंपनी आईटी की टाटा ने खड़ी की है। तो इतने प्लेटफॉर्म उन्होंने बना दिए, अब उनको इतना पैसा आ रहा है कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है, जो कि स्कूलों में और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, कि पैसों को आप कैसे हैंडल करते हो, पैसे हैं क्या, पैसे आते कैसे हैं और धन का क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है। ये जो अमीर लोग हैं, क्या कुछ वो ऐसा जानते हैं जिससे ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है? यदि आप भी वो चीजें जान लें तो आप भी बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के बारे में बहुत अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स रखते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा पैसा बना पाते हैं। उनको सच में बहुत अच्छे अच्छे सीक्रेट पता होते हैं। उनके पास पूरा एसेट मैनेजमेंट करने का, पैसों को मैनेज करने का तरीका, पैसे से पैसे कमाने का तरीका, पूरी डिटेल्स उनके पास होती है। हम सारी चीजें कंफर्म करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि धन के रहस्य को समझने के लिए आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। यदि आप जो सोच सकते हैं, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप जितने भी लोग बैठे हैं, यदि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले तो आपको खुद से कहना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये बनना है, ये अचीव करना है। यदि आप अपने से ये नहीं कहते कि मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं ये अचीव करना चाहता हूँ तो जिंदगी में शायद ही आप कभी कुछ अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस चीज पे विश्वास कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, उसे अब आप अचीव कर सकते हैं। आज आपकी लाइफ क्या है और आपको कहाँ पहुंचना है वो लेवल देख लीजिए। यदि आप आज इस लेवल पे हैं, ये लेवल है आपका और आपको यहाँ पहुंचना है, तो आप ये लेवल अभी अपने मन में सोच लीजिए। और इस लेवल को जो अभी आप देख रहे हैं, तो इस लेवल में क्या परेशानियां, इसको बिल्कुल भूल जाइए। बिल्कुल भी ये मत कहिए कि आपके पास पैसा नहीं है। आपको ये कहना है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है और एक दिन मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होने वाला है। और जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, ये जो लेवल है, जब आप पहुंचेंगे इस लेवल पे, उस दिन नहीं सोचना है कि आप कैसा महसूस करेंगे, अभी आप सोचिए। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अभी बात कर रहा हूं, जो आपको बहुत पावरफुल बना सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में यदि आप सोचें, समझें और उस पर पूरे विश्वास से, पूरे दिल से यदि आप वर्क करें तो आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है, बस आपको सोचने की जरूरत है। तो हम थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हम जिस चीज पे होते हैं वो चीज बढ़ जाती है। हम जो चीज पाना चाहते हैं, यदि हम उसके बारे में सोचते रहें कंटिन्यू, दिल से, दृढ़ निश्चय से, बिना किसी डाउट से, यदि हम उसको दिल से चाहें तो हमें सारी चीजें अचीव हो जाएंगी। अब ये तो बहुत अच्छी बात हुई यार। मतलब अभी यदि आप सोच रहे थे कि मुझे कुछ इतना बड़ा पाना है, एक बहुत अच्छा गाड़ी वगैरह, अच्छा बैंक बैलेंस, वेल्थी होना है, फाइनेंशियल फ्री होना है, तो क्या आप हो सकते हैं? बिल्कुल आप हो सकते हैं। बस आपको सोचने की जरूरत है।
दिल से चाहने की जरूरत है, दिल से अमीर बनने की जरूरत है, तभी आप एक अमीर इंसान बन पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है, मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करता हूं, द सीक्रेट नाम की एक बुक है, उसको आप जरूर पढ़ें। वो बुक आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगी। वो बुक आप जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर आज जो आपकी पोजीशन है, जो आपकी आज सिचुएशन है, तो वो क्यों है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको समझ में आएगा कि उसके लिए केवल आप ही रिस्पॉन्सिबल है। आपका सोचने का तरीका ऐसा है जिसकी वजह से आप अभी तक गरीब हैं। तो सबसे पहले यार आप विश्वास करें कि यहाँ पर हर चीज असीमित मात्रा में है और असंख्य है, इनफाइनाइट है। यदि आप ऐसा सोचेंगे, कंपटीशन की भावना रखेंगे, कंपैरिजन की भावना रखेंगे, तो कभी भी आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो भी आप पूरा दिन बोलते रहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है, ब्रह्मांड में जाती है। और मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति के लिए यहाँ हर चीज असीमित मात्रा में है। जितना चाहो उतना ले लो, जितना चाहो उतना कमा लो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। आपके नाम पे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, बस अब उस ब्रह्मांड से आपको मांगना है। जिस तरह से अलादीन का चिराग आपने देखा होगा कि अलादीन एक ऐसा चिराग घिसता है और उससे एक जिन निकलता है और वो बोलता है कि बताइए क्या आदेश है आपका, और अलादीन जो आदेश देता है वो पूरा हो जाता है। ऐसा रियलिटी में यदि आप इसको वास्तविकता में देखें तो वो है क्या कि जो आप सोचते हो, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ब्रह्मांड आपके लिए एक जिन की तरह काम करता है, यूनिवर्स एक जिन की तरह काम करता है। बस आपको उसको आदेश देना होगा। यदि आप आदेश देते हो उसे कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतने सालों में इतना बड़ा आदमी बनना है, ये कार खरीदनी है, इस तरह से जीना है, इस देश विदेश की यात्रा करनी है, इतना बड़ा स्पीकर बनना है, या कुछ भी करना है लाइफ में, अपने जो आप तैयारियां कर रहे हैं उसमें सफल होना है, आदेश दीजिए कि मैं जरूर इतना पैसा कमाऊंगा, मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, मैं एक दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। आदेश दीजिए मुझे ये चाहिए, और ब्रह्मांड आपके लिए काम करने में लग जाएगा और सही समय आने पे वो आपको वो सारी चीजें लाके दे देगा। लेकिन केस यही है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको जरूर मिलने वाला है। तो यार यदि आप विश्वास से कुछ भी चाहें तो वो आपको जरूर मिलता है। सो आगे हम बात करने वाले हैं, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, ये ज्यादा सेमिनार को हम बड़ा नहीं करेंगे। इस सेमिनार को हम बहुत ही कम समय में बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ समाप्त करने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहली बात तो यार कि यदि आप सोच रहे हैं कि आपको 100 करोड़ रुपए कमाना है, यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने वाला हूं कि यदि आपको 100 करोड़ रुपए कमाना है, कितने करोड़, 100 करोड़ रुपए यदि आपको कमाना है, तो 100 करोड़ का आप एक पेज लीजिए, A4 का पेज लीजिए और उसमें आप 100 करोड़ लिख लीजिए। ओके, और उस 100 करोड़ को जहां पे आप सबसे ज्यादा अपना समय देते हैं, किसी एक ऐसा स्थान जहां पे आप अपना सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं, उस स्थान के जस्ट ऊपर लगा दीजिए। वहां पे वो 100 करोड़ नहीं, वो आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, उसकी एक डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। मतलब यदि आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ पैसे एग्जैक्टली इतने कमाने हैं, कैसे कमाने हैं, कैसे होगा भूल जाइए। यदि आपको 40 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कुछ भी 2023 से पहले कमाने हैं, ठीक है, आपने 10 लाख का टारगेट ले लिया, आपको कुछ भी पता नहीं कि 10 लाख कैसे कमाऊंगा, लेकिन आपने 10 लाख का टारगेट लिया और जहां सबसे ज्यादा आप समय देते हैं वहां पे एक आप पेपर में उसको ऐसे ही चिपका दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि 10 लाख रुपए इन माय अकाउंट बिफोर 2023। और जैसा कि उसके नीचे एक आप एक ऑप्शन लिख दीजिए, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट खींच के डाल दूंगा, किस तरह से आपको लिख के अपने पास चिपकाना है। उसमें यह लिखना है कि मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। उसी पेज में आपको ये लिखना है। उससे बहुत बड़ा फर्क होने वाला है। हो सकता है महीनों भर के लिए कुछ फर्क ना समझ में आए, लेकिन कंटिन्यू जब आप उस चीज को देखोगे तो एक दिन आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया क्लिक कर जाएगा कि जो आपको 10 लाख नहीं बल्कि 10-100 करोड़ बना के दे जाएगा। एक आइडिया का ही तो पूरा खेल है। आज दुनिया में सबसे बड़े बड़े स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने एक आइडिया से ही शुरुआत तो की थी। इलोन मस्क आज इतने बड़े और इतने अमीर आदमी हैं, उन्होंने पेपल नामक छोटी कंपनी की शुरुआत की जो कि बहुत बड़ी बनी और आज भी चल रही है। और जो आज आप देखते हो ना कि बहुत सारे लोग जो है रेफर करो और रेफर करके कुछ पैसे कमाओ, उसकी शुरुआत इलोन मस्क ने पेपल के थ्रू की थी। उन्होंने उस समय पे पेपल को दूसरों को रेफर करो और यदि वो इंस्टॉल करता है, यूज करता है, तो उस समय अच्छा पैसा वो उसको दे रहे थे जो उसे रेफर कर रहा था। तो शुरुआत में एक ही आइडिया होता है जो इनिशियल लेवल पे आपको काम करना होता है, उसके बाद फिर वो आइडिया कब इतना बड़ा बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो हमने जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज बताई है
कि यहां से अपने आप माइंडसेट को बदलिए। दिल से आप यही कहिए कि आप जितना बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आप उसे जरूर अचीव करेंगे बिना किसी डाउट के। हर घटना को आप अपनी लाइफ में खुद आकर्षित करते हैं। जो निगेटिव आप सोचते हैं उसको पॉजिटिव में सोचिए। ऐसा सोचिए, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि भाई आपके पास पैसों की कमी है, अब आपको ऐसा सोचना है कि मुझे कितने पैसे चाहिए, वो मैं कैसे कमाने वाला हूं। कमी नहीं सोचना, आपको अधिकता सोचना है, प्रचुर मात्रा में सोचना है। क्योंकि जो ब्रह्मांड है ना, वो काम कैसे करता है, मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बात कर रहा हूं। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, उसको ये नहीं पता कि आप गलत सोच रहे हो सही सोच रहे हो। वो हर चीज आपको बढ़ा के दे देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। पैसे की कमी सोच रहे हो तो पैसे की कमी और होने वाली है, लेकिन पैसे की अधिकता सोच रहे हो तो पैसे की अधिकता बढ़ने वाली है। इसीलिए हमेशा पैसे को इंप्रूव आप कर रहे हो, लगातार आगे बढ़ रहे हो, इसके बारे में ही सोचना है। धन का नियम यही कहता है। तो धन के सिद्धांत को जब आप समझते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ते हो और बहुत कुछ चीजें हासिल करते हैं। तो अभी हम एक पैसे को लेकर एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। जो पैसे का लॉ है, जो धन का रहस्य है, धन का जो नियम है, उसके बारे में हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें आप सभी को इन्वॉल्व होना है, बोलना है जो मैं कह रहा हूं। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको धन दौलत पर फोकस करना है, पैसे की प्रचुरता पर फोकस करना है, पैसे की कमी पर फोकस नहीं करना है। मतलब यदि आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, ओके, ऑलराइट, यू आर लिसनिंग, यदि आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो पैसे की प्रचुरता पर फोकस करना है। आपको ये फोकस करना है कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो, है ना। यदि आप पैसों की कमी पे फोकस करोगे कि आपके पास पैसों की कमी है, तो कभी भी आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। तो आपको बोलना क्या है, इस तरह से आपको शुरुआत करनी कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, स्पीक नाउ, हमारे पास बहुत पैसे हैं, ओके, और हम पैसों से बहुत प्यार करते हैं, पैसा हमसे बहुत प्यार करता है, पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए हम चुंबक की तरह हैं, पैसा हमसे चिपक जाता है, हम जितना चाहते हैं हमारे पास उससे ज्यादा पैसा है। अब आपको ये दिल से थोड़ा सा इंप्रूव करके बोलना है कि हमारे पास बहुत पैसा है। आपको भलाई आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से नाटक करना है, खुद के माइंड को ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे आपके पास बहुत पैसा है। और जब आप इस तरह से नाटक करते हैं, खेल खेलते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, तो आप जो है अच्छा महसूस करते हैं। अचानक से आपको अंदर से खुशी होती है कि अरे वाह, हमारे पास तो बहुत पैसा है ना। जबकि भलाई आपकी जेब खाली पड़ी है, भलाई जेब ही नहीं है, फटी जेब है लेकिन आपको यही कहना है कि आपके पास बहुत पैसा है। और पैसे के बारे में जब आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, आप जैसे ही खुश हो जाते हैं और पैसे के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो आपकी तरफ और ज्यादा प्रचुर मात्रा में आता है। तब आप क्या कर रहे हो, तो जब आप खुशी हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आप ब्रह्मांड को एक फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी उस ब्रह्मांड को कह रही होती है कि ये इंसान पैसों को लेकर बहुत खुश है, पैसों को लेकर बहुत अच्छा सोच रहा है, इसीलिए इसके पास और ज्यादा पैसे होने चाहिए। तो ये पावर होती है कि पैसों के बारे में आपको अपनी थिंकिंग को, अपने बिलीफ को सबसे पहले चेंज करना होगा। और जिस दिन, हर दिन जब आप सुबह उठे तो आपको यही कहना है कि क्या बात है, आज तो मैं और ज्यादा पैसे कमाने वाला हूं, आज जो मैं काम करने वाला हूं उससे मुझे बहुत ज्यादा पैसे भविष्य में मिलने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं यार, सबसे पहले तो क्या है, इंसान खुद की वैल्यू करना नहीं समझता है। यदि इंसान खुद की वैल्यू करना सही शुरू कर देना, तो उसके पैसों की कमी, उसकी सारी चीजों की कमी अपने आप खत्म हो जाएगी। कैसे, इंसान क्या सोचता है, यार मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं, बाकी लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, है ना। उनको लगता है कि अरे दूसरे कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो जिंदगी में आप कभी ना तो खुश रह पाओगे और ना कुछ बड़ा कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो।
और दूसरों से नहीं, आपको खुद से कंपैरिजन करना है, खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। एक कहानी मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से पूछता है कि पिताजी हमारे लाइफ की क्या वैल्यू है। तो उसके पिता जो होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा है और अपने लाइफ की वैल्यू को जानना चाहता है। तो वो सोचते हैं कि इसको मैं ऐसे ही कुछ जर्नली कह के बता दूंगा तो ये नहीं समझ पाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को प्रैक्टिकल समझा सकें कि उसकी लाइफ की क्या वैल्यू है। तो वो अपने बच्चे को एक पत्थर देते हैं, छोटे बच्चे को पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि तुम मार्केट जाना और इस पत्थर को जाके बेचना है तुम्हें, और यदि कोई कीमत पूछे इस पत्थर का तो तुम्हें कीमत बोल के नहीं बतानी, बल्कि केवल ऐसे कर देना है और सामने वाला जो कीमत बोले वो क्या बोल रहा है उसको ला के मुझे बताना, आके मुझे बताना, उस पत्थर को सेल नहीं करना। ये बच्चा उस पत्थर को लेके दूसरे दिन मार्केट में जाता है। अब बहुत देर तक मार्केट में बैठा रहता है उस पत्थर को बेचने के लिए, लेकिन कोई खरीदार नहीं आ रहा होता है। कुछ समय बाद वहां पे उस पत्थर को खरीदने के लिए एक बुढ़िया आती है, एक बूढ़ी औरत आती है और वो उस पत्थर को देखती है तो उस बच्चे से पूछती है कि इस पत्थर की क्या कीमत है। तो ये बच्चा कुछ बोलता नहीं, 2 उंगली ऊपर कर देता है। तो वो बुढ़िया कहती है कि अच्छा इस पत्थर की कीमत 2000 रुपए है। तो वो बच्चा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे एक पत्थर है, वैसे तो पत्थर ऑलरेडी बिकते हैं लेकिन वो बहुत सस्ते बिकते हैं, लेकिन एक छोटे से पत्थर की कीमत 2000 कैसे हो सकती है। वो लौट कर मार्केट से आता है और अपने पिता को ये बताता है कि एक ऐसी बुढ़िया मिली जो इस पत्थर का 2000 रुपए हमें दे रही थी। इस पत्थर की इतनी ज्यादा वैल्यू कैसे है, वो अपने पिता से पूछता है। उसके पिता बोलते हैं कि तुम्हें इसी पत्थर को कल किसी म्यूजियम में ले जाना है और वहां पे सेल करना है, लेकिन बेचना नहीं है। कोई कीमत पूछे तो केवल 2 उंगली ऊपर कर देना, बोलना नहीं। दूसरे दिन ये बच्चा म्यूजियम में जाता है और जब म्यूजियम में जो म्यूजियम का प्रभारी होता है, वहां का देख रेख करने वाला होता है, जब इस बच्चे के हाथ में ये पत्थर देखता है तो वो व्यक्ति आता है और इस बच्चे से पूछता है कि भाई इस पत्थर की क्या कीमत है। तो ये बच्चा कुछ बोलता नहीं है, बस 2 उंगली ऊपर कर देता है। तो म्यूजियम का मालिक कहता है कि क्या इस पत्थर की कीमत 20 लाख रुपए है। ये बच्चा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि एक पत्थर 20 लाख रुपए में कैसे मिल सकता है। ये फिर आता है और अपने पिता से बताता है कि म्यूजियम में तो इसकी पत्थर की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही थी, जबकि मार्केट में 2000 रुपए। तो अब इसके पिता बोलते हैं कि तुम इस पत्थर को कल एक ऐसी दुकान में ले जाना जो दूसरे दिन उसके पिता बोलते हैं कि तुम इस पत्थर को अब एक ऐसी दुकान में ले जाना जो पत्थर की पहचान करने वाली दुकान होती है, जहां पे सोने जवाहरात का काम होता है, बड़े अच्छे और तरासे पत्थरों का काम होता है। तो दूसरे दिन ये बच्चा एक ऐसी ही दुकान में पहुंचता है और उस दुकान के बाहर खड़ा होता है। तो उस दुकान में जो हीरो का व्यापारी होता है, अमूल्य पत्थरों को तराशने वाला व्यापारी होता है, वहां उस पत्थर को जब इस बच्चे के हाथ में देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो व्यापारी तुरंत इस बच्चे के पास आता है और बोलता है, उससे उस पत्थर को छीन लेता है बच्चे से और बोलता है कि अरे तुमने इस पत्थर को कहां पाया, तुमने इसे मैं कितने सालों से ढूंढ रहा हूं और ये पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला। ये पत्थर तुमने कहां पाया, ये तुम्हें कैसे मिला और इसकी क्या कीमत है। तो ये बच्चा परेशान हो जाता है कि एक छोटे से पत्थर को ये व्यक्ति कब से ढूंढ रहा है। तो वो कुछ कीमत बताता नहीं, बस 2 उंगली खड़ा कर देता है और वो व्यापारी बोलता है कि क्या इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ में तुम मुझे ये पत्थर देने वाले हो। ये बच्चा आश्चर्यचकित हो जाता है, सोचता है कि क्या हो रहा है, एक पत्थर की कितनी कीमत बढ़ती जा रही है, 2000 रुपए से 2 करोड़ रुपए की कीमत आ गई। अब ये बच्चा आता है दौड़ते दौड़ते अपने घर आता है, अपने पिता को बताता है कि एक व्यापारी मुझे मिला था जो इस पत्थर की कीमत को 2 करोड़ रुपए बता रहा था। तो जो उसका पिता होता है वो उस बच्चे से यही कहता है कि बेटा मैं तुम्हें यही सिखाना चाह रहा था कि इस पत्थर की कीमत ये कहां पे उपस्थित है इस चीज से बढ़ती है। तुम अपने आप को कहां रख रहे हो, इससे तुम्हारी कीमत बढ़ती है। क्या तुम 2000 रुपए वाली जगह में रह के अपनी कीमत निर्धारित करना चाहते हो या 2 करोड़ रुपए वाली जगह में जाकर अपनी कीमत निर्धारित करना चाहते हो। तो ये कहानी और ये वैल्यू, लाइफ की वैल्यू कहानी हमें सिखाती है कि जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके लिए आप किसी भी कीमत से बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड होते हैं कि अरे हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है,
हमारी घर में भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी लाइफ में जो आपको चाहने वाले हैं उनके लिए आपकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, आप अमूल्य हैं। लेकिन दुनिया के बाकी लोगों के लिए, जिनको आपको यूज करना है, जो आपको वस्तु की तरह यूज करना चाहते हैं, उनके नजर में आपकी कीमत कुछ भी नहीं है। तो आपको यह तय करना है कि आपको किस स्थान पे रहना है और जिस स्थान पे है वहां से कहां पहुंचना है। यदि आप खुद की वैल्यू करना शुरू कर देंगे, ये समझ जाएंगे कि आपकी वैल्यू क्या है, एक सिंपल स्थान से 2000 रुपए के स्थान से उठ के कुछ स्किल्स को डेवलप करके एक अगले स्थान पे जाएंगे जहां पे आपकी वैल्यू हर दिन बढ़ते ही जानी है। यदि आप 2000 वाली एरिया में पहुंच के ये सोच रहे हैं अरे बस 2000 की मेरी वैल्यू है, तो कभी भी आप अपनी रियल वैल्यू को नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करिए, खुद को एक्सप्लोर करिए। आपके अंदर बहुत सारी ताकत है, बहुत सी क्षमताएं हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एम्पायर बना सकते हैं। बस आपको अपने अंदर की स्किल्स को इंप्रूव करना है, जो आपके अंदर ऑलरेडी है उसको एक्सप्लोर करना है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं ज्यादा ये नहीं बता सकता हूं और डायरेक्ट मैं आपको कुछ बेहतर चीजें अब शुरू करने वाला हूं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है और जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, अब सेमिनार का मेन कंटेंट शुरू होता है। यहां से अब आपकी लर्निंग शुरू होती है। यहां से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, बहुत कम ही टाइम पे आपको काफी चीजें कंफर्म होने वाली हैं। तो आइए अपन देखते हैं कि हम एग्जैक्टली अब क्या सीखने वाले हैं। मैंने अभी जितनी भी बातें की लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपके माइंडसेट को चेंज करने की थी कि आप अपने आप को बिल्कुल भी अनवैल्यूएबल मत समझिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जानने की जरूरत यह है कि भाई पैसा कैसे काम करता है और पैसा कैसे आता है और क्या चीजें हैं जो आपको जब एक यूथ हुआ तो आपको देखने और समझने की जरूरत है। तो चलिए अब हम सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दें कि आज के समय में मिलेनियर्स और बिलियनियर्स इसका बहुत ज्यादा चलन चला है। मतलब यदि आप इंडिया में हो और इंडिया में आप अरबपति, लखपति, करोड़पति बोलते हो, तो यूएस में उसे मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि यदि आपको एक मिलेनियर बनना है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब में आते हैं, बताते हैं अरे मैं तो मिलेनियर हूं, मैं सेल्फ मेड मिलेनियर हूं, मैं बिलियनियर हूं। तो आखिर कोई मिलेनियर और बिलियनियर कैसे बनता है और एक मिलेनियर जो आप बनना चाहते हैं उसको बनने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको क्या समझने की जरूरत है कि मिलेनियर्स क्या है, बिलियनियर्स क्या है और इसके लिए कितने पैसों की जरूरत है। कंटिन्यू है रिकॉर्डिंग, नहीं बंद ना करिए, अभी चलने दीजिए। बस हो गया, इसे अपन समाप्त करते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले समझिए कि मिलेनियर्स क्या होता है। तो हम आपको क्लियरली और सिंपल तरीके से बताएं। यहां पे हम लिखे हैं $1,000,000। ओके ओके, सो स्पीक लाउडली। ओके ओके, $1,000,000 और $1,000,000 की यदि हम बात करें तो आप इंडियन तरीके से समझ सकते हैं $10 लाख। रुपए पे मत जाइए, 10 लाख। लाउड स्पीक, हाउ मच डॉलर? $10 लाख इन इंडियन रुपीज। ओके, अभी सिंपल तरीके से समझाता हूं कि अभी $10 लाख हो गया। $1 की प्रेजेंट कीमत क्या चल रही है इंडिया में? $1 इक्वल्स टू करीब है 75 रुपए के आसपास। हम ले लेते हैं कि 75 रुपीज $1 की कीमत है, प्लस में ही है लेकिन हम 75 लेके चल रहे हैं। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि $1 की कीमत है 75 रुपीज, $1,000,000 की कीमत है $10 लाख। तो अब यदि हम $10 लाख में $75 को मल्टीप्लाई कर दें तो $1,000,000 मिल जाना है। तो हम 10 लाख, अभी 10 लाख ही लिख देते हैं डायरेक्ट ही, उसके बाद 75 कर देते हैं। तो यहां पे जो आएगा वो आएगा 7.5 करोड़ रुपए। अब आप 1 मिलियन की यदि बात करें, $1,000,000 इक्वल्स टू कितना होता है? $1,000,000 इज इक्वल्स टू होता है 7.5 करोड़ रुपए। 7
0.5 करोड़ रुपए। ये तो आपको क्लियरली समझ में आया ना। 10 लाख यदि आप देखो तो 10 लाख को आप कैसे लिखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। ठीक है, 3 3 6 जीरो आ गए। इसमें आप 75 को कर दो मल्टीप्लाई। आप जब 75 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 जीरो तो ऑलरेडी आ गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 6 जीरो ऑलरेडी आ गए। अब 75 को मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये 75 और आ गया। ठीक, तो अब आप गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 7 करोड़ 50 लाख यानी 7.5 करोड़। तो अभी आपको कंफर्म हुआ होगा कि $1 मिलियन की वैल्यू बनाना है तो 7.5 करोड़ रुपए कमाना पड़ेगा। अब 7.5 करोड़ रुपए थोड़ी बात तो नहीं होती है। यदि अभी बोलूं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा, हाँ, तो शायद ही 1 लाख रुपए भी हो। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि 1 मिलियनियर यदि बनना है, अब मिलियनियर आपको इसमें होता क्या है कि आप 1 मिलियनियर भी बन सकते हैं जब आप साल भर का 7.5 करोड़ रुपए कमा रहे हो, और आप 1 मिलियनियर तब भी बन सकते हैं जब आप महीने का 7.5 करोड़ रुपए कमा रहे हो। अब मिलियनियर तो आप जान गए, चलिए तुरंत मैं थोड़ा सा बिलियनियर बता देता हूं कि मिलियनियर और बिलियनियर में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मिलेनियर और बिलियनियर में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अभी आप मिलेनियर जो बने हैं तो बड़ा आसान लगा कि अरे 7.5 करोड़ कमाना है, सारी संपत्ति बेच देंगे तो बन जाएंगे, है ना। जितना भी कमाया है आपके पूर्वजों ने उसको बेच देंगे, और पापा दादा जितना बना के गए हैं, तो कोई आप में से कोई सोच रहा है अरे ये मिलेनियर इतने में बन जाते हैं भाई, हम तो चलो बेच देते हैं, सारी खेत बेच देते हैं, मिलेनियर बन जाते हैं, फिर बताएंगे सबको कि हम मिलेनियर हैं, है ना। लेकिन अब यदि आपको बिलियनियर बनना है तो बिलियनियर बनने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और बिलियनियर की बहुत ही कमी है अभी देश में देखा जाए तो। एक बिलियनियर बनने के लिए, अब एक बिलियनियर बनने के लिए मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क को आप सभी लोग जानते होंगे। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस जैसे लोग बिलियनियर हैं, मुकेश अंबानी जैसे लोग बिलियनियर हैं। तो एक बिलियनियर बोल दिया हूं, 1 बिलियन कर लो, चलो इसको हटाते हैं, 1 बिलियन कर लो। $1 बिलियन इक्वल्स टू होता है 100 करोड़ रुपए। देखो कितना ज्यादा, $1 मिलियन कितना रहा था, 10 लाख, और $1 बिलियन में हो गया 100 करोड़। लेकिन ये 100 करोड़ रुपए नहीं है, इसको डॉलर बोलो भाई, 100 करोड़ डॉलर। 1 बिलियन में 100 करोड़ डॉलर होते हैं। अभी आपको पता है कि 100 करोड़ डॉलर को इंडिया में 1 अरब रुपए भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो जब आप मिलेनियर और बिलियनियर बनना चाहते हो और आपको यही नहीं मालूम कि मिलेनियर बिलियनियर बनने के लिए कितने रुपए चाहिए, तो आप कैसे बन पाओगे। तो सबसे पहले ये समझो, तो आपको करना क्या है कि अभी 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ डॉलर है। 100 करोड़ डॉलर में यदि आप 75 को मल्टीप्लाई करो तो ये जाके कितना बन जाएगा। अभी चलो शुरू कर देते हैं, 100 करोड़ लिखते हैं, ये जो बन जाएगा वो तो मुझे लगता है आपका करीब जो है तो 75 अरब बन जाएगा। 75 अरब रुपए कैसे, देखो 100 करोड़ है तो 100 करोड़ लिखते हैं, 1 अरब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब आ गया। तो अभी ये शून्य जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य इसमें आएंगे, और इस अगले वाले शून्य के पास आ जाएगा 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये अरब आ गया। ओके, 1 अरब हो गया। अब इसमें कितने शून्य आ गए, 3 2 5 2 7 2 9, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 75 का, 75 को मल्टीप्लाई करोगे तो 75 लिख लो, और उसके बाद 9 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये 9 जीरो लगा दिया। अब देखो ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 75 अरब रुपए, 75 अरब रुपए चाहिए।
और एक बिलियनियर बनने के लिए। अब लग रहा होगा कि भाई बिलियनियर बनने के लिए तो अपनी संपत्ति के साथ दूसरों की भी बेचनी पड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, दूसरों की संपत्ति न तो अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत है, माइंड सेट बनाने की जरूरत है। और माइंड सेट यदि आपने बना लिया तो आप मिलेनियर बिलियनियर जो भी चाहें आप सब कुछ बन सकते हैं। बस आपको अपना माइंड सेट बनाने की जरूरत है। और हम यहां से डायरेक्ट बातें करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल थोड़ा सा प्रैक्टिकल। हमने मिलेनियर बिलियनियर आपको कैसे बनना है बता दिया, संपत्ति बेच के नहीं बनना है, कैसे बनना है इसके बारे में बस हम अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। तो चलो अभी आपको डायरेक्ट बताते हैं कि क्या समझने की विशेष रूप से जरूरत है। सो हम सारे पॉइंट कवर कर लेते हैं। जल्दी जल्दी हम आपको बताने वाले हैं ना, बहुत ज्यादा समय भी हो रहा है ताकि बहुत डिस्टर्ब ना हो। और तो खैर ये जो आप यहां सीख रहे हो लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मनी की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मोशन तो हम बहुत पढ़ चुके हैं किताबों में पढ़ चुके हैं, अपने स्कूल कॉलेज में मोशन ही पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी कभी कभी मोशन में होते हैं और कभी कभी स्टैटिक हो जाते हैं। तो आज हम लॉ ऑफ मनी की बात करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ मनी है क्या? तो सबसे पहले तो पूछो आप खुद से कि व्हाट इज मनी, व्हाट इज मनी? एनीवन want to answer? Anyone can answer? What is money according to you all? अपने शौक पूरे करने के लिए पूरा पैसा है ना, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हो। तो वैसे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पैसा है क्या? अपने फाइनेंशियल जो आवश्यकता है सब पूरा करने के लिए। ओके, और कोई? ओके ओके ओके, सो सारी ख्वाहिश पूरी हो जाए बस, इससे मतलब है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं लेने की जरूरत है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं व्हाट इज अ मनी। तो वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन इज मनी। ओके, नेटवर्क ऑफ पीपल, नेटवर्क of people is a money। अब क्या नेटवर्क ऑफ पीपल, फेसबुक में हजारों फ्रेंड है, लाखों फ्रेंड है, तो बस वो पैसे बन जाएंगे? नहीं, जब आप जो पीपल है, जो लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क ऑफ पीपल इज कॉल्ड अ मनी। पैसा है क्या? पैसा वैल्यू एडिशन है। यदि सिंपल तरीके से यदि आपसे कोई पूछता है कि पैसा क्या है तो आपको किस तरीके से बताना है। अभी आप जैसे सही तरीके से आंसर नहीं दे पा रहे थे, उसकी वजह क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि पैसा है क्या। और अब हम बात करने वाले हैं कि वैल्यू एडिशन क्या है। वैल्यू एडिशन, और जितना ही ज्यादा वैल्यू एडिशन आप करते जाएंगे, मतलब वैल्यू एडिशन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, एडिशन, ठीक है, तो यहां पे लिख लो मोर, मोर वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू मोर मनी। अब आप बोलोगे कि भाई वैल्यू एडिशन क्या है और हम ये वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं? तो समझो, यदि आप अभी कुछ भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, तो आप कॉलेज में जाके पढ़ते हो, कॉलेज में जिसने बिल्डिंग बनवा रखी है वो क्या वैल्यू एड कर रहा है आपकी लाइफ में? आपको बैठने के लिए सीट दे रहा है, छत दे रहा है, तो उसका वो पैसा कमा रहा है, वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो पैसा कमा रहा है। एक जो डॉक्टर है वो आपके जो आपके डिसीजेस है उसको क्योर कर रहा है तो वो पैसे कमा रहा है। एक इंजीनियर है जो आपका घर बनवा रहा है, ड्राइंग बनवा रहा है, आपका बना रहा है ड्राइंग, तो वो क्या कर रहा है? आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, और वैल्यू ऐड कर रहा है तो पैसे कमा रहा है। दुनिया में कोई भी एग्जांपल देख लो, कोई भी एक ऑप्शन बताओ, कोई एक खुद से एक एग्जांपल बताओ कि वो ऐसा पैसा कैसे कमा रहा। कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो बहुत पैसा कमा रहा है आपकी ध्यान में, आपकी नजरों में, कोई भी एक व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, कोई दिमाग में आ रहा हो। कौन?
कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ भी करके लोग पैसा कमा रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा यदि आप इंडिया में जिसको जानते हो तो मुकेश अंबानी को जानते हो, ठीक है। अब मुकेश अंबानी कैसे पैसे कमा रहे हैं बताइए? हम तो अडानी चल रहे हैं, हम तो अडानी जी चल रहे हैं, छाए हुए हैं, इनके शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अभी आपको मैं बता दूं कि जैसे मुकेश अंबानी की बात की जाए तो मुकेश अंबानी कैसे पैसे कमा रहे हैं। अब मुकेश अंबानी की ऐसी कौन सी चीज है जो आप यूज कर रहे हैं? जियो की सिम यूज कर रहे हैं। अब जब आप जियो की सिम यूज कर रहे हैं तो वो आपको इंटरनेट दे रहे हैं, आप फोन में बात कर पा रहे हैं, आप सारी चीजें कर पा रहे हैं। तो मुकेश अंबानी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपकी लाइफ को सरल बना रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपको आज यहां तक आना था चल के, तो आप कैसे आए? आप कांटेक्ट के माध्यम से आए, फोन में आपको मैसेज मिला, आपने कांटेक्ट किया कहां आना है और उसके बाद आप पहुंच गए। तो इसमें मुकेश अंबानी जी ने आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर दी। तो जब उन्होंने वैल्यू ऐड कर दी तो उसी का पैसा तो वो कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। जियो की सिम से तो ये अर्न कर रहे हैं। अब मुकेश अंबानी के रिलायंस पेट्रोल पंप भी चलते हैं जिसमें आप पेट्रोल भराते हैं। अब जब वो आप पेट्रोल भराते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच भी जाते हैं, वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसीलिए वो और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और बहुत सारे बिजनेस हैं, व्यवसाय है जो वो कर रहे हैं। अडानी जी की बात कर लीजिए तो अडानी जी जितने भी आप ट्रांसपोर्ट वाले काम देखते हो, शिपिंग वाले काम देखते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले काम देखते हो, सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस इन्हीं का है। तो जब वो इतनी बड़े लेवल पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं इसीलिए वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। आज बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जो इनके अंडर में है, रेल लाइन इनके अंडर में है। तो जब वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों की लाइफ में तो वो पैसे कमा रहे हैं। नया इनका शेयर लिस्ट हुआ है अडानी बिलमार नाम से, उसमें बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका वो पैसा कमाते हैं। एक टाइम था जब खुद काम करते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक इतने नीचे के लेवल से, धीरू भाई, मुकेश अंबानी को आप छोड़ो, धीरू भाई अंबानी तो जीरो पे ही थे, जीरो से उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बस वही है, खेल पूरा माइंडसेट का है। धीरू भाई अंबानी को ये पता था कि उन्हें एक अमीर इंसान बनना है। सचिन तेंदुलकर को ये पता था, वो चाहते थे कि वो एक बेहतर बैट्समैन बने। रजनीकांत को ये पता था कि वो एक बेहतर एक्टर बनना चाहते हैं। और अमिताभ बच्चन को ये पता था कि वो एक बेहतर एक्टर बनना चाहते हैं। विराट कोहली को ये पता था कि उन्हें एक वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेटर बनना है। दुनिया में किसी ने कुछ भी नाम कमाया है तो उसके आगे थी जिद। जो व्यक्ति चाहता है उसे पा सकता है। सचिन तेंदुलकर का यदि आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, सचिन द ब्रिलियंट ड्रीम्स, उन्होंने उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर जिद होनी चाहिए। यदि सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो एक स्टोरी निकल के आती है कि जब पहली बार वो टेस्ट क्रिकेट खेलने गए थे मात्र 16 साल की उम्र में। सोचिए 16 साल की उम्र को हम लोग छोटे बच्चे बोलते हैं कि अरे 16 साल का तो अभी है ही, क्या करेगा। उस उम्र में वो पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलने गए। अब मैं पाकिस्तान जैसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के बॉलर बहुत फास्ट हुआ करते थे। 150 किलोमीटर पर स्पीड से बॉल आया करती थी और इतना छोटा सा बच्चा, उनकी हाइट भी उतनी ज्यादा नहीं थी। उनके साथ बैटिंग कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू। तो वो स्ट्राइक पे थे सचिन तेंदुलकर, सिद्धू सोच रहे थे कि भाई स्ट्राइक पे मुझे जाना चाहिए, मैं नॉन स्ट्राइक में खड़ा हूं, पता चले इतनी बॉल के साथ ही ये खेल ना पाए, क्या होगा, कैसे होगा, खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। वो डर रहे थे कि कहीं आज ये निपट ना जाए। सचिन तेंदुलकर 2-3 बॉल फेस किए, बाउंसर ही बाउंसर बॉल जा रही थी, सट से बॉल निकल रही थी। सिद्धू जाके पूछे भाई क्या चल रहा है, बोले कि ठीक है हैंडल कर लेंगे, सचिन तेंदुलकर ने कहा। लेकिन अगली बार जब उन्होंने किया पाकिस्तान के बॉलर ने, तो वो बॉल को सचिन तेंदुलकर खेलना चाह रहे थे और वो सही से नहीं खेल पाए, जिससे उनकी हेलमेट में जाके वो 150 किलोमीटर की बॉल, इतनी तेजी स्पीड की बॉल लग गई। अब जब हेलमेट में जाके लगी, एक 16 साल के बच्चे की इतनी तेज जब गेंद लगी तो उनके नाक से ब्लड शुरू हो गया, ब्लडिंग शुरू हो गई, पूरा नाक छिल गया, उनका कट गया। मतलब एक 16 साल का लड़का जो पहली बार खेलने आ रहा है अचानक से टेस्ट क्रिकेट और उसकी नाक में लग जाए। और उस समय पे तो उस तरह से हेलमेट भी नहीं हुआ करते थे, मेडिकल ट्रीटमेंट भी उस तरीके से नहीं था। तो इसीलिए उस बस 2
सिंपल जो किट थी उससे उनको इलाज किया गया और उनको स्ट्रेचर में बैठा के लेटा के बाहर ले जाने लगे जब वो लोग। तो सचिन तेंदुलकर क्या बोलते हैं, नवजोत सिद्धू बताते हैं अपने एक इंटरव्यू पे कि सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि मैं खेलेगा, पूरी ब्लडिंग चालू है, केवल एक पट्टी लगा दी गई है। और सचिन तेंदुलकर इतने तेज फास्ट बॉलर के सामने इतनी जब उनको ऑलरेडी इस तरह से प्रॉब्लम है उसके बाद भी वो क्या कहते हैं, मैं खेलेगा। एक व्यक्ति होता है जो छोटी सी प्रॉब्लम में हार मान जाता है, उनको पता है कि कितनी तेज बॉल आ रही है और ऑलरेडी वो इंजर्ड है। तेंदुलकर क्या बोलते हैं, मैं खेलेगा। तो एक जिद होनी चाहिए, जिस व्यक्ति के अंदर जिद है कुछ पाने की वो जरूर पाएगा। और जो व्यक्ति केवल कहने के लिए बोल रहा है कि हमें ये पाना है वो पाना है, वो कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता। जिद होनी चाहिए, तो एक जिद पैदा करनी है आपको अपने अंदर। तो लॉ ऑफ मनी में हम बहुत तेजी से बात करेंगे, इसके अलावा डायरेक्ट ही बात करेंगे। हमने आपको वैल्यू बता दी, जितने भी बड़े अमीर आदमी हैं, चाहे मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, अडानी है, जेफ बेजोस है, अमेजन से आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, इतना बड़ा उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया। अब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो लेकिन उसका पैसा जेफ बेजोस को जा रहा है। ये फेसबुक इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो लेकिन उसका पैसा मार्क जकरबर्ग को जा रहा है। तो इसी तरह से जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितनी भी सुविधाएं हैं, तो जिन लोगों ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया है वही पैसे कमा रहे हैं। इसलिए आज से सोचो कि कैसे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कैसे दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। और जिस दिन से वैल्यू एडिशन तुम ज्यादा करने लगोगे उस दिन से सबसे ज्यादा पैसा कमाने लगोगे। तो यहां से हम वैल्यू एडिशन के बारे में बात फाइनल करते हैं। और हमने मनी के बारे में आपको बता दिया कि वैल्यू एडिशन ही तो मनी है, जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन होता जाएगा उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ता जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे की हम बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो धन के नियम है, सो अगले 10 मिनट में हम सेशन फाइनल करने होंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो धन के नियम हम बताने वाले हैं, पैसों के नियम बताने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा बेहतर और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम धन के नियम के बारे में बात करेंगे। ये 5 नियम है और इस 5 नियम को यदि आप सही तरीके से समझ जाते हो और इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपको पैसे बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सही तरीके से पैसे को मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और जितना चाहो उतना ज्यादा वेल्थ बना सकते हो। तो वो धन के 5 नियम क्या है, डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे बता देता हूं धन के वो 5 नियम। तो सबसे पहला धन का नियम है वो आपको ये है कि धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो व्यक्ति अपने कमाए धन के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। कितना बेहतर नियम है यार। यदि आप देखो तो कितना भी कमा रहे हो तो उसमें से 10% तो निकाल दो फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले फैमिली के लिए। ये आचार्य चाणक्य के बहुत ही अच्छे सीक्रेट है। जो इतने बड़े लीडर हैं, यदि उन्होंने कुछ बताया है तो उसका इम्प्लीमेंट यदि आज के समय में कर लिया जाए वो भी आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट बना के देने वाला है। तो कम से कम जो भी आप कमा रहे हो तो सबसे पहले 10% तो आपको एक्स्ट्रा निकाल के रख ही लेना है फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए, इनके धन के नियम के अनुसार। और इनके जो धन के नियम है उनको मैं फास्ट तरीके से आपको कवर कर देता हूं। दूसरा इनका धन का नियम कहता है कि धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। मतलब लाभकारी काम क्या होता है, पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां से और ज्यादा पैसे बनाए जा सके। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या चीज समझे कैसे? हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि आप कैसे समझ सकते हैं कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहां से आप और ज्यादा और बेहतर पैसा बना सकते हैं। तो देखिए उसके लिए तो पूरे कोर्सेस होते हैं, जो एसेट्स को मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। वही वो आगे बताते भी हैं इस चीज को। आचार्य चाणक्य आपके दिमाग में आने वाले क्वेश्चन को पहले ही समझ लेते हैं और उन्होंने उसका भी आंसर दिया है। तो अभी आपको क्या वो आगे बोलते हैं कि धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। अभी आपको ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि भाई हम कहाँ इन्वेस्ट करें या कैसे समझें कि हमें कहाँ पैसे लगाने चाहिए। तो इसमें क्या कहते हैं, इनका धन का नियम ये कहता है, धन का नियम ये सिद्धांत ये कहता है कि जो उस फील्ड में काम कर रहा है, मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं,
अब आप एक डॉक्टर है तो जो ऑपरेशंस करते हैं, लोगों की डिसीजेस को क्योर करते हैं, दवाइयां लिखते हैं, उससे आप पैसा कमाते हैं। अब आप यदि सोचें कि आप उस पैसे को खुद ही बहुत ज्यादा बढ़ाने लगे तो उनका फिर क्या काम रह जाएगा जो पूरा दिन केवल पैसों को ही मैनेज करते हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, सीए हो गए, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए, जो आपके पूरे पैसे को मैनेज करने का काम करते हैं। तो जो व्यक्ति समझदार है उस फील्ड में, जिसको उस फील्ड का नॉलेज है, जिसके पास एक्सेस है, उससे सलाह लीजिए और सही सलाह पे सही जगह आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो तीसरा नियम यही कहता है। अब चौथा नियम जो कहता है वो ये है कि धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। कितनी बड़ी बात है यार कि यदि आप चौथे नियम को समझो कि धन उन लोगों से दूर चला जाता है जो उन व्यवसायों में अपना पैसा लगाते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम ही नहीं है, जिनसे वो परिचित ही नहीं है, या तो जो अच्छे और पढ़े लिखे समझदार लोग हैं इस फील्ड के, जिस फील्ड में वो पैसा लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप उसी फील्ड में पैसा लगा रहे हो। जैसे यदि आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है तो क्रिप्टो करेंसी के किसी भी क्रिप्टो को खरीद रहे हैं, लेकिन जो समझदार फाइनेंशियल एडवाइजर हैं यदि आप उनसे एडवाइस लेना चाहोगे तो वो नहीं बोलेंगे आपको कि भाई क्रिप्टो में पैसा लगाओ। केवल यदि आप देखो तो आपको यदि पता ही नहीं है सही ढंग से कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, तो आप कुछ भी शेयर खरीद रहे हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप उस बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जिससे आप परिचित नहीं हो। तो जब आप ऐसी जगह पर पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा, आप लॉस में जाओगे। और इस जगह पैसे लगाने के लिए जो समझदार लोग हैं वो भी नहीं कहते हैं। तो इसीलिए उस जगह पैसे बिल्कुल भी मत लगाइए जिसके बारे में आप परिचित नहीं है और जिसकी अनुशंसा अच्छे लोग समझदार लोग नहीं करते। तो चौथा नियम ये है। पांचवा नियम ये कहता है कि धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है, जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है, या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज करता है। पैसा उस व्यक्ति से दूर चला जाता है जो इससे असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है। कैसे? यदि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप किसी व्यक्ति के भड़कावे में आ गए या किसी व्यक्ति के सम्मोहन में आ गए जो कि आपको आके बोलता है कि भाई हम आपको 1 लाख को 1 करोड़ बना देंगे 1 साल में। ठीक, आपने सोचा अरे भाई ये तो हमारे परिचय का भी है और थोड़ा बहुत नॉलेज भी है और 1 लाख का 1 करोड़ बनाने की बात कर रहा है, ठीक है दे देते हैं 1 लाख रुपए। तो इस तरह में आप अपना 1 लाख रुपए भी नहीं बचा पाओगे, आपके पास जीरो पैसा हो जाएगा, जीरो बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इस तरह की लुभावनी बातों में कभी भी मत आए, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है कि भाई मैं 1 लाख को 1 करोड़ बना सकता हूं, तो वो खुद क्यों नहीं बना पाया 1 करोड़ रुपए। तो लुभावनी लोगों की बातों में मत आए। और वो लोग जो पैसे को अपनी रूमानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनका पैसा और उनका साम्राज्य पूरी तरह से डूब जाता है। वो कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन यदि वो गलत तरीके के काम में इन्वॉल्व है तो उनका पैसा डूबेगा ही डूबेगा और वो कभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी पैसे का यूज इन 5 नियम को ध्यान में रख के ही करना है। उसको बढ़ाना कैसे है, तो सबसे पहले इन 5 नियम को देख लेना है, तब आप पैसे को ज्यादा ढंग से समझ पाएंगे और बढ़ा पाएंगे। और उसके बाद अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, आने वाले टाइम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पे हम जल्दी से ही सम अप करते हैं अपने इस टोटल सेशन को। तो दूसरा पॉइंट है जो कि आपको जानने की जरूरत है, इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लिख गई हैं। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है ना, यस और नो? यस। सो फर्स्ट पॉइंट तो अपन ने क्लियर कर दिया। यहाँ अभी देखिए आने वाले केवल 10 मिनट को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है। और यहाँ जो आप अभी सीखने वाले हो अगले 10 मिनट में, वो चीज तो आप अपनी अभी तक की पूरी पढ़ाई जिसमें आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया और अभी भी आप पैसे से पढ़ रहे हैं, तो वो आपका पैसा डबल होने वाला है, ट्रिपल होने वाला है। आप उसको कमा पाओगे यदि आप यहाँ पे ध्यान दोगे। तो दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए इधर और समझिए अभी। सो दूसरा पॉइंट है एसेट्स मैनेजमेंट।
समझ में ये कितना बड़ा पॉइंट हमने लिख दिया और इसको बहुत जल्दी ही समाप्त करूंगा। एसेट्स मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो आपने समझा कि लॉ ऑफ मनी क्या है, व्हाट इज मनी क्या है, और मनी कैसे कमाना है, पैसे कैसे कमाना है दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके। एक चीज मैं अभी आपको बता दूं, फैक्ट, आपको अपने पास जो भी नॉलेज है, आपके पास सोचो, 1 मिनट सोचो आपके पास क्या नॉलेज है, डीपली सोचो, ध्यान से सोचो क्या नॉलेज है। चलो सोचो, मैं शांत हो जाता हूं, सोचो आपके पास क्या नॉलेज है एग्जैक्टली। जो आपके पास नॉलेज है, जो इनर पावर है, जो आप सीखे हो, जो स्किल्स है, यदि उस स्किल्स का यूज करके आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आपकी वो स्किल्स किसी काम की नहीं है, किसी काम की वो स्किल्स नहीं है। यदि आप उससे पैसे कमाने का तरीका नहीं सीख पा रहे हो और पैसे नहीं कमा पा रहे हो। यदि आप एक टीचर बनना चाहते हैं, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत अच्छा वो सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकते हैं। उस सब्जेक्ट को लेके आप किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हैं और वहां से आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यदि नॉलेज होते हुए भी आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आता कि अपने ज्ञान को पैसे में कैसे बनाना है। जिस दिन से आप अपने नॉलेज को पैसे में कन्वर्ट करना सीख लोगे, उस दिन आप इतना पैसा कमा लोगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इतना पैसा हम कहां से कमा पा रहे हैं। उसकी वजह यह क्या है कि लोग इस चीज पे कभी फोकस ही नहीं करते हैं कि उनको आता क्या है। वो हमेशा ये फोकस करते हैं कि उनको क्या नहीं आता है। अब जब आप जिंदगी भर यही फोकस करते रहोगे कि क्या नहीं आता है तो कभी उस चीज का इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे जो आपको आता है। तो इसीलिए आज से प्रण कर लो और अपने पास जाके ये लिख लेना, चिपका लेना कि मेरे पास जो भी नॉलेज है उससे मैं अभी पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। जिस दिन ये सोचोगे तो 10 प्रकार के आइडिया आ जाएंगे कि कैसे पैसे कमा सकते हो। खाली रहने का तक अवसर नहीं मिलेगा। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनिशियल लेवल पे पढ़ा लिखा है, रूरल एरिया से जुड़े हो, तो वहां पे जाके 1 घंटे कोचिंग करके और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। एक घंटे की कोचिंग पढ़ा के। क्यों 1 घंटे की कोचिंग क्यों पढ़ाओगे? क्योंकि अभी 1 घंटे की आपकी वैल्यू 1000 की भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भाई मैं 1 घंटे की कोचिंग कैसे पढ़ाऊं क्योंकि 1 घंटे मेरा बर्बाद होगा। मैंने कहा कि भाई 1 घंटे कितने पैसे कमा लोगे तुम? तो बोल रहा है कि भाई 1 घंटे को वैसे तो मैं कुछ नहीं कमाऊंगा, घर में बैठा ही रहूंगा। तो भाई जब तुम 1 घंटे घर में बैठे हो तो उस 1 घंटे का यूज तुम्हें 500 रुपए ही मिल रहा तब भी करो, क्योंकि जीरो से तो अच्छा है 500 रुपए कमाना। कौन कहता है कि आज एम्प्लॉयमेंट नहीं है या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? करने की अंदर से दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। जिस दिन ये सोच लोगे कि हाँ 2023 से पहले 10 लाख रुपए बनाना है ना, उस दिन नींद नहीं आएगी बिना कुछ किए पूरे दिन में। यदि पूरे दिन में आते हो चले जाते हो कुछ भी नहीं होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी अंदर से बर्निंग डिजायर नहीं है कि हमें पैसे कमाना है और एक बेहतर जिंदगी जीना है। जिस दिन ये आ जाएगा अंदर से ना कि हमें एक बेहतर जिंदगी जीनी है और जो चाहते हैं उसे अचीव करना है, एक बढ़िया कार चाहिए यार चढ़ने के लिए और एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए बगल वाली सीट में, तो जिस दिन ये बर्निंग डिजायर में बदल जाएगा, एक अच्छा फैमिली के लिए बढ़िया बंगला होना चाहिए, मस्त स्विमिंग पूल होने चाहिए, वेकेशन होने चाहिए, देश विदेश की यात्रा होनी चाहिए और एक चार्टर प्लेन हो जाए तो और मजा आ जाए यार। तो चाहते तो बहुत है, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन अचीव क्यों नहीं कर पाते? उसकी वजह यह है कि उनके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है। बस आज सोच लिए कि चाह रहे हैं और कल ना भी मिला तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग किस्मत को दोष देते हैं, अपनी फैमिली को दोष देते हैं कि अरे हमारी फैमिली ने तो कुछ बनाया ही नहीं, तब जो बनाया मैं उसको बेच के ही तो खाऊंगा। तो इस तरह से स्थितियां ना पैदा हो उसके लिए क्या करना है? अंदर से एक बर्निंग डिजायर पैदा करनी है। यदि आपके अंदर जिस दिन बर्निंग डिजायर आ गया, ये सोचने लगे कि आज साला मैं किया क्या हूं यार, मेरा दिन कैसे बीत गया आज का, आज 1 रुपए भी मैं नहीं कमा पाया, ऐसा क्यों? दुनिया में अंबानी जैसे लोग, अडानी जैसे लोग 1000 करोड़ कमा रहे हैं एक दिन का और मैं 100 रुपए 500 रुपए नहीं कमा पा रहा हूं। ऐसी क्या वजह है? उसकी वजह जब आपको समझ में आएगी कि आप तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो यार, केवल सोच रहे हो। यदि आप सेम एक्शन करोगे हर दिन जो अभी तक करते आए हो तो आप दूसरे परिणाम की उम्मीद कैसे कर सकते हो? पूरा दिन घर में पड़े हैं, मोबाइल देख रहे हैं। अरे मोबाइल में तुम पूरा दिन बिजनेस मोटिवेशन भी देखो तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मोबाइल देख के पैसे नहीं आने। पैसे तब आने हैं जब ग्राउंड में जाके कुछ काम करना शुरू करोगे।
और हर व्यक्ति के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, यदि वो पढ़ा लिखा है, बाहर आ चुका है, शहर में आ चुका है, तो कुछ भी करके वो पैसे कमा सकता है। और जिस दिन वो पैसे कमाना शुरू कर देगा उस दिन वो अपने टाइम की वैल्यू को भी समझने लगेगा। और जिस दिन आप टाइम की वैल्यू समझ जाते हो, अपनी वैल्यू समझ जाते हो, उस दिन आपकी ग्रोथ और आपकी इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ती है। जो आज 1000 रुपए है वो 1000 रुपए की कमाई कल लाख रुपए में बदलते देर नहीं लगती है। और एक ब्रांड और एक नाम तो बनेगा ही बनेगा। तो एसेट्स मैनेजमेंट के लिए करने के लिए सबसे पहले तो पैसा कमाना पड़ेगा। कुछ लोग पूछ रहे, अरे भाई क्या एसेट मैनेजमेंट हम करें, हमारे पास तो 1 रुपए भी नहीं है, एसेट मैनेजमेंट की हमें क्या जरूरत है। तो जरूरी इसलिए है क्योंकि आज नहीं तो कल तो कमाना ही पड़ेगा। क्योंकि आज खाना घर से चल रहा है, कल घर वाले भी बोल देंगे कि चलो निकलो फैमिली सहित, निकलो भाई जाके कमाओ। तो उस दिन पता चलेगा कि एसेट्स मैनेजमेंट कितना जरूरी है। और ये एसेट्स मैनेजमेंट अभी इनिशियल लेवल पे सीख लोगे, जब स्टूडेंट हो तब सीख लोगे, तो कल कोई परेशानी नहीं आएगी, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे आप लोग। तो एसेट्स मैनेजमेंट क्या है और इसको कैसे सीखना है, बहुत ही जल्दी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुन लेना। एसेट्स मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेट्स का। यदि आप मतलब नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। अब एसेट्स मैनेजमेंट आपको मैं बता दूं कि पैसे कमाने के जनरल 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके से हर व्यक्ति पैसा कमाता है। कैसे, समझो। सबसे पहला संपत्ति के प्रकार यदि बताऊं मैं तो सिंपल लिख देता हूं, एक्टिव इनकम। मतलब एक्टिव इनकम, तनख्वाह। इनकम का मतलब तनख्वाह सब समझते हो। और दूसरा है पैसिव इनकम। अभी मैं बताता हूं ये है क्या, और इसको समझ लो, इसको दिमाग में बैठा लो मेरे यार। आपको कभी पैसों की समस्या नहीं होगी, आप जितना चाहोगे उतना पैसा कमाओगे। 2 प्रकार की इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम वो इनकम है कि जब तक आप काम करोगे तब तक आपके पास पैसा आएगा, और जैसे ही आपने काम करना बंद कर दिया आपके पास पैसा बंद। अब एक्टिव इनकम के कुछ आप हमें पॉइंट बताओ, कुछ आप एग्जांपल बताओ कि एक्टिव इनकम क्या है, कैसे होती है। जॉब करना, ओके। और दूसरा, हाँ सिंपल देखो, जॉब करना एक्टिव इनकम में आ गया, बहुत अच्छा है। जॉब करना, टीचिंग करना, कुछ भी करना, ऐसा करना जो जॉब से रिलेटेड हो, है ना। कुछ भी ऐसा करना जो केवल जब हम कर रहे होंगे तभी पैसा आ रहा होगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। यदि आप किसी के अंडर में जॉब करते हो या आप खुद ही जॉब करते हो, तो जब तक आप काम कर रहे हो, मतलब यदि आपका खुद का भी बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो जब तक आप काम कर रहे हो तब तक तो पैसा आ रहा है। लेकिन एक दिन यदि आप नहीं जाओ काम में, समझो आपकी तबीयत खराब हो गई और 1 महीने आप काम में नहीं जा रहे हो, तो क्या मालिक आपको पैसा देगा? नहीं देगा ना। तो इसीलिए जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, वो हो गया एक्टिव इनकम। तो अब बात ये आती है कि क्या कोई दूसरी इनकम भी होती है कि साले काम ना भी करें तब भी पैसा आ रहा हो, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बिना काम किए पैसे आए। उसे कहते हैं हम पैसिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम बनाने के लिए सबसे पहले खुद को मेहनत कराना पड़ता है, खुद को दबाना पड़ता है। तब जब आप खुद पहले हार्ड वर्क करोगे तब जाके कहीं एक पैसिव इनकम का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाओगे। और पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम का मतलब होता है कि जब आप काम ना कर रहे हो तब भी आपके जेब में पैसा आ रहा हो। जब आप काम ना कर रहे हो तब भी पैसा आ रहा हो। कितना अच्छा हो जाए यदि ऐसा हो जाए तो। अब चलो कोई एक एग्जांपल खुद से सोचो कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पैसिव इनकम कमा रहा है। कोई मुकेश अंबानी, रतन टाटा है, सब ये पैसिव इनकम कमा रहे हैं। ठीक है, कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसको यूज हर व्यक्ति कर रहा है। भाई अभी जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आप सिर्फ जियो की यूज कर रहे हो, तो नेट उनका यूज कर रहे हो, उनको बैलेंस भरा रहे हो। मुकेश अंबानी थोड़ी ना जानते हैं कि यहाँ पे सबीना द्विवेदी आके हमारा आज नेट यूज कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं हमारे नेट से, हमें पैसे मिल रहा है। वो तो सो रहे हैं आराम से, आप यूज कर रहे हो उनका नेट, तो आप उनको पैसा जा रहा है। तो वो क्या है? वो पैसिव इनकम है। किसी को क्या पता कि यहाँ संदीप बैठे हैं और वो कुछ नई चीजों का काम कर रहे हैं, कोई लैपटॉप में काम कर रहे हैं, MS ऑफिस काम कर रहे हैं, MS एक्सेल में काम कर रहे हैं। तो भाई बिल गेट्स को उसका भी पैसा जा रहा है।
क्योंकि उनका सिस्टम इंस्टॉल है, लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा हुआ है और हर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देने का वो अपना परसेंटेज चार्ज करते हैं। इसीलिए तो एक लैपटॉप की बनाने की कीमत से ज्यादा उसमें सॉफ्टवेयर देने की कीमत ज्यादा होती है। लैपटॉप के प्राइस इसीलिए महंगे होते हैं। तो बिल गेट्स को तो उससे पैसा आ रहा भाई। अब मार्क जकरबर्ग ये थोड़ी ना जान रहे हैं कि यहाँ पे हम सब मिलके, आप जितने लोग हैं सब लोग जो है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक देख रहे हो, ये तो जानेंगे नहीं कि संदीप लोग सभी ने और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग आप बैठे हैं तो वो फेसबुक इंस्टा यूज कर रहे हो, लेकिन आप यूज कर रहे हो तो मार्क जकरबर्ग को पैसा जा रहा है। तो वो क्या है, वो पैसिव इनकम सोर्सेस है। और पैसिव इनकम सोर्स आप भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आज आधुनिक युग में पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने के क्या तरीके हैं। ओके, तो जब आप ये चीजें समझते हो कि पैसिव इनकम सोर्स को बनाने के क्या तरीके हैं और वो क्या तरीके हैं, मैं सिंपली थोड़ा बहुत अभी बताऊंगा आपको, उसके बाद तो उसके लिए एक डिटेल क्लास चाहिए। तो दो प्रकार की होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। तो फोकस करो पैसिव इनकम बिल्ड करने में। जिंदगी भर एवरेज इंसान बन के रह जाओगे यदि केवल काम पे ध्यान रखोगे कि भाई किसी तरह से एक्टिव इनकम आ जाए। बहुत सारे लोग पूरा महीना काम करते हैं और महीने के अंत में उम्मीद करते हैं अरे बस हमारे पास किसी तरह महीने के अंत में जो है पैसे आ जाए। उनको पैसे मिलते हैं, वो खुश हो जाते हैं अचानक से, और फिर वो पैसे महीने के एंड तक में खत्म हो जाते हैं। फिर उनको उम्मीद होती है कि भाई फिर पैसे आ जाए किसी तरह से। इस तरीके से क्या होता है, जिंदगी भर वो मजदूरों की तरह काम करते रहते हैं और कभी अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो क्या करने की जरूरत है, पैसिव इनकम को बिल्ड करने की जरूरत है। अभी से सोचो कि कौन से माध्यम है जिनसे पैसिव इनकम कमा सकते हैं हम लोग। तो वो मैं भी थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बताता हूं फटाफट से। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों को देखते हैं। तो एसेट्स मैनेजमेंट पे ही थोड़ा सा एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं। पैसिव इनकम सोर्सेज पे तो अभी आएंगे ही, लेकिन एसेट्स मैनेजमेंट में आपको जो भी पैसा है आपके पास उसको कैसे मैनेज करना है, एक सिंपल रूल बता देता हूं जो आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये सिंपल रूल है क्या, एसेट्स को मैनेजमेंट करने के लिए हमेशा ये रूल फॉलो करना, 20 30 50। ओके, 20 30 50 रूल। ये रूल अपनी कॉपी में लिख लियो, सभी लोग लिख लेना और ध्यान से अपने जो जगह है जहां पे ज्यादा समय देते हो वहां रख देना। ये 20 30 रूल क्या कहता है कि यदि आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, 1 लाख रुपए यदि आप महीने का कमा रहे हो तो उसमें से 20% तो सबसे पहले आपको सेविंग करनी है, 20%। उसके बाद 50% आपकी क्या है, जरूरतें हैं, नीड, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। यदि मोबाइल में रिचार्ज खत्म है तो रिचार्ज कराना पड़ेगा, घर में तेल आटा गेहूं चावल खत्म है तो वो लाना पड़ेगा, है ना। आपकी गर्लफ्रेंड को कहीं घूमने जाना है तो घुमाना पड़ेगा, है ना। या तो कुछ भी हो सकता है, यदि जो बेसिक नीड है वो तो करना ही पड़ेगा। अब बोल दोगे कि भाई गर्लफ्रेंड नीड पे नहीं आती है, तो गर्लफ्रेंड फिर छोड़ भी देगी। तो इसीलिए 30 पे क्या आता है, वांट। अब ये आपको समझना है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20% जो भी पैसा आ रहा है सबसे पहले सेविंग कर लो, या तो अकाउंट में डाल लो, या तो और साथ में अकाउंट में डालने के साथ साथ जिसके पास नॉलेज है उस फील्ड का उससे इन्वेस्टिंग करवाना शुरू कर दो। 30% आपकी वांट में आता है। अब वांट क्या है कि भाई एक ढंग की घड़ी खरीदनी है, घुट घुट के नहीं जीना है आप जिंदगी में। एक बात याद रखो, बहुत सारे लोग 50 रुपए जेब में डाला है, मन में आएगा कि यार एक बढ़िया कॉफी पीने का मन था किसी अच्छे होटल में, लेकिन सोचे 50 रुपए तो है ही, यदि कॉफी पी लिया तो घर कैसे पहुंच पाऊंगा यार, तो तेल के लिए भी पैसे नहीं है, या तो ऑटो का किराया भी नहीं है। तो जिंदगी में आप जो भी कमा रहे हो तो वांट के लिए भी अलग रखो, है ना। उस वांटनेस में क्या आ सकता है कि यार आज इस पर्टिकुलर मंथ में कहीं घूमने जाना है, हमें दोस्तों के साथ कुछ पार्टी वोटी करनी है, या किसी बढ़िया लग्जरी होटल में हमें जाके खाना खाना, या कोई अच्छी मूवी देखनी है, या तो एक अच्छा बढ़िया जो है तो कोट पैंट सिलाना है, अच्छी ब्लेजर कपड़े पहनने हैं, अच्छी वॉच चाहिए यार, या तो कुछ भी आप जोड़ सकते हो इसको कि आने वाले 2 साल में हमें एक बढ़िया कार खरीदनी है।
तो इस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करो कि 1 लाख रुपए कमा रहे हो या 10,000 रुपए कमा रहे हो, 500 रुपए कमा रहे हो, तो भी मैनेज ऐसे ही करना है। सबसे पहले सेव कर लो, फिर जो नीड है उसको कर लो, उसके बाद आप वांट पे आ जाओगे। ओके, तो एसेट्स मैनेजमेंट करने का इनिशियल तरीका हमने आपको बता दिया। अब अगले जो हमारे पॉइंट है, अगले पॉइंट पे आते हैं और यहां से जर्नली हम इसको समअप करते हैं। बहुत बेहतरीन सेशन अभी तक है। आप लोगों की एनर्जी देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई आप इनिशियली लेवल पे सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ओके, सो ग्रेट जॉब टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको बता दूं, अमीर और ज्यादा अमीर कैसे बनते जाते हैं और गरीब और ज्यादा गरीब कैसे बनते जाते हैं। ऐसा क्या सिस्टम है कि भाई धीरू भाई अंबानी तो अमीर थे ही, अब मुकेश अंबानी और ज्यादा अमीर हो गए। यदि आप इनिशियल लेवल पे देखोगे तो जिनकी फैमिली स्ट्रांग लेवल पे है, जो अच्छा कुछ कर रहे हैं, उनकी फैमिली लगातार आगे बढ़ती जाती है, और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। यदि थोड़ा सा पेट्रोल भी महंगा हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? जो गरीब है, मध्यम वर्गीय है। और ये 2 रुपए महंगा हो गया यार पेट्रोल, ओ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तो 2 रुपए बच जाते थे, अब तो वो भी चले जाएंगे यार। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? गरीब क्यों है, अमीर क्यों बनता जा रहा है? इसका चार्ट पैटर्न यदि समझ लोगे तो जिंदगी बदल जाने वाली है। तो इसके चार्ट पैटर्न के बाद 2 पॉइंट पे बात करेंगे और फाइनल कर देंगे। तो सबसे पहले वो चार्ट पैटर्न बताने से पहले कि अमीर कैसे बनता जा रहा है, और यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो उस चार्ट पैटर्न को अपने जहां पे सबसे ज्यादा समय देते हो वहां पे बना के रख लेना। गारंटी देता हूं कि उस चार्ट पैटर्न को समझ गए और उसके तरीके से वर्क करने, पूरा प्रूवन ब्लूप्रिंट है। अमीर कैसे बनना है उसका प्रूवन ब्लूप्रिंट है। उस चार्ट को जो मैं यहाँ बनाऊंगा, उसको यदि आप अपने घर में कॉपी में ले जाके रखोगे और फिर वहां जहां ज्यादा बैठते हो वहां चिपका दो, सबको समझाओ घर में अपने, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं प्रूवन ब्लूप्रिंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको एक चीज बता दूं, वो ये है कि जो पैसिव इनकम स्किल्स के बारे में हमने बात करी थी, तो वो जर्नली मैंने आपको समझा दी है। लेकिन एक और पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं जो आपको समझना चाहिए। हमेशा जिंदगी में याद रखो यार, जब आप यंग एज पे हो तो सीखने के लिए काम करो, पैसे कमाने के लिए नहीं। क्योंकि अभी यदि पैसे कमाने के लिए काम करने लगे ना तो कभी जिंदगी में बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। तो आपको यहां समझना है कि लर्न अबाउट पैसिव इनकम स्किल्स। तो पैसिव इनकम के बारे में हमने आपको बता दिया। ओके, अब यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं। पैसिव इनकम की जगह आप बात करोगे तो 2 पॉइंट आते हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिखा था एक्टिव इनकम और यहाँ पर मैंने लिखा था पैसिव इनकम। अब जब हम पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं तो पैसिव इनकम में 2 पॉइंट आते हैं, एसेट्स व्हाट्स आर एसेट्स और व्हाट्स आर लायबिलिटी। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। अब एसेट्स क्या होते हैं? मैं यदि आपको कहूं कि अमीरों के पास सबसे ज्यादा एसेट्स होते हैं और गरीबों के पास सबसे ज्यादा लायबिलिटी होती है, तो आप इसको कैसे समझोगे? व्हाट इज एसेट? अब मैं आपको बताता हूं एसेट क्या होते हैं और अमीर क्यों बनता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अमीर फोकस करते हैं, अमीर लोग एसेट्स बनाने में, और गरीब फोकस करता है लायबिलिटी बनाने में। कैसे? यदि आप एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को देखोगे तो वो पैसे कमाता है तो सबसे पहले क्या सोचता है कि यार एक गाड़ी ले ली जाए, एक मोबाइल खरीद लिया जाए, या तो एक अच्छा कपड़ा खरीद लिया जाए, एक अच्छी घड़ी खरीद ली जाए, है ना। तो वो क्या है? दायित्व है। दायित्व क्या होता है? जो चीज खरीदने के बाद कंटिन्यू आपका पैसा खर्च कराती रहती है। ध्यान से सुनो, दायित्व क्या है? जो चीज खरीदने के बाद कंटिन्यू आपका पैसा खर्च कराती रहती है। मोबाइल यदि आप खरीद रहे हो तो वो क्या है? यदि आप उसको सही से यूज नहीं कर रहे हो तो हर बार उसमें बैलेंस भराना पड़ेगा। तो दायित्व हुआ ना आपके लिए, लायबिलिटी हुई ना आपके लिए। और कोई भी चीज, मोटरसाइकिल है,
हर दिन उसमें तेल भराना पड़ेगा, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। लेकिन हमको लगता क्या है कि अरे भाई हम तो संपत्ति बना रहे हैं। मध्यम वर्गीय गरीब लोग ये सोचते हैं, बनाते दायित्व तो है, लायबिलिटी, लेकिन सोचते हुए हैं कि वो एसेट्स बना रहे हैं। अब एसेट क्या होते हैं? ऐसी चीज जो आपके जेब में पैसा बना के दे रही होती है, आप काम ना भी कर रहे हो तब भी आपके एसेट्स आपको आय बना के देते रहते हैं। कैसे? समझो एक रोड के किनारे आपकी कोई जमीन आपके पूर्वजों ने ले ली, ठीक है, अब वो रोड चलने लगी, आपने उसमें दुकानें बनवा दी। अब दुकानें जब रेंट से गई तो वो घर आपको पैसा बना के दे रहा है, तो वो आपके लिए एसेट है, उसे ही कहते हैं रेंटल इनकम। आपने एक किताब लिख दी, कोई अच्छी बढ़िया किताब, अब उसको करोड़ों लोग खरीद रहे हैं, और जब करोड़ों लोग खरीदेंगे तो आपको उसका कुछ परसेंटेज की रॉयल्टी आएगी, उसे कहते हैं एसेट्स। आप कोई एक ऐसी कार, जैसे ओला उबर देख लो, ओला उबर की खुद की कोई कार नहीं है, लेकिन यदि आप उनकी टैक्सी बुक करते हो ना, तो हर बुकिंग पे कुछ परसेंटेज ऑफ ओला और उबर के फाउंडर को जाता है। ओयो होटल्स की देख लो, ओयो होटल्स के मालिक को यदि आप देखोगे तो अभी वो हम लोगों के एज के हैं, लेकिन उन्होंने ओयो होटल्स को फाउंड किया, खुद की कोई होटल नहीं, सारी होटल्स को ओयो से जोड़ दिया, और जब जब वो होटल बुक होगी तो कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा उनको भी जाएगा। तो ये है क्या? ये पावर है किस चीज की? एसेट्स की। मार्क जकरबर्ग इतने बड़े इंसान क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने फेसबुक बना दिया। अब एक बार बना दिया, यूज करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो जब सब यूज कर रहे हैं तो उसका पैसा भी उन्हें जा रहा है। यूट्यूब, गूगल, ये हम हर दिन यूज कर रहे हैं, उसका पैसा सबको जा रहा है, जो उसको बनाया उनको जा रहा है। तो ये पावर है। इसी तरह आपको एसेट्स बिल्ड करने हैं, एसेट्स बिल्ड करने में ध्यान देना है, और एसेट्स ऐसे नहीं बिल्ड होते हैं, एसेट्स बिल्ड करने में समय लगता है, लेकिन आपको नॉलेज होने चाहिए। कल आप पैसे जोड़ के एक सोच सकते हो कि भाई पैसे जोड़ के एक लग्जरी कार खरीद लेंगे। देखो, तो एक लग्जरी कार क्या है? दायित्व होगी, लायबिलिटी होगी। लग्जरी कार के मेंटेनेंस में और खर्चा आना है। थोड़ा सा भी किसी ने ठोक दिया ना तो फिर हो गया, रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इतना सा भी ठोक दिया किसी ने तो सीधे सीधे लाखों रुपए और घुस जाएंगे उस कार में, ठीक। लेकिन यदि वही कार आप इस तरीके से खरीदो कि हम उसे रेंट से चलाएंगे, वही कार आप इस तरीके से खरीदो कि रेंट से चलाएंगे, तो वही कार आपको फिर से पैसे बना के दे रही हो। तो ये पावर है एसेट्स और लायबिलिटी। तीसरा पॉइंट हमने कंफर्म कर दिया पैसिव इनकम के बारे में। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे हम सम अप कर देंगे, उसके बाद केवल ग्राफ रह जाएगा, तो ग्राफ आपको बना के हम बता देंगे। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? लर्न अबाउट हाई इनकम स्किल्स। ओहो क्या बात है, हाई इनकम स्किल्स, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी पावर है। यदि आप इसकी पावर को समझ गए ना, तो जिंदगी में आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हाई इनकम स्किल्स में क्या आता है, समझना है ना? तो आपको सिंपली मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं कि कितने प्रकार की हाई इनकम स्किल्स होती है। हाई इनकम स्किल्स यदि समझना है तो दुनिया के 5-10 सबसे बड़े इंसानों को, सबसे अमीर इंसानों को देख लो कि वो क्या कर रहे हैं। यदि हाई इनकम स्किल्स को समझना है तो सबसे पहले उठा लो किसे? बिल गेट्स को उठा लो, बहुत ज्यादा नाम चर्चित में आप जानते हो। मार्क जकरबर्ग को उठा लो, इलॉन मस्क को उठा लो, जेफ बेजोस को उठा लो, मुकेश अंबानी को उठा लो, कोई सिंपल फाउंडर को उठा लो, है ना, जिन्होंने नॉर्मल अभी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की है, जो एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो कैसे इतना पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने किया क्या है। तो आप समझोगे कि वो जिस फील्ड में उन्होंने काम किया है, उस फील्ड में उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है। यदि आप फोन पे की बात करें, पेटीएम की बात करें, तो इन्होंने किसी ने बिल्ड की इनको, और आज सारे लोग यूज कर रहे हैं। असनील ग्रोवर को जानते हो? अब वो असनील ग्रोवर क्या करते हैं, उन्होंने भारत पे बनाया। अब भारत पे उन्होंने बताया एक कंपनी बनाई जिसके अंदर फोन पे भी आ जाता है, सारी चीजें आप इसके अंदर यूज करते हो। आज असनील ग्रोवर एक मिलेनियर है, बिलियनियर है, और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है। और आप किसको जानना चाहोगे? शार्क टैंक आप देखते हो, शार्क टैंक में जितने भी एंटरप्रेन्योर को देखते हो, उन्होंने कुछ ना कुछ तो बनाया है। जैसे एक अमन गुप्ता जी हैं, उन्होंने बोट कंपनी बनाई जो कि अभी मार्केट में लिस्ट होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया ये देखो, हाई इनकम स्किल्स के लिए। तो सबसे पहले तो टॉप चीजें उठा लो। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा पैसे देके जाने वाला, टीसीएस में काम करने वाला एम्प्लॉय का जो मिनिमम कैंपस सिलेक्शन होता है ना, वो 10 लाख के ऊपर होता है। तो वो क्यों, कैसे होता है? क्योंकि आईटी सेक्टर में
सबसे ज्यादा पैसा है, कंस्ट्रक्शन में लाइन में भी पैसा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। बहुत सारे ऐसे फील्ड जिसमें अच्छा पैसा है, आप उस फील्ड में भी काम करोगे। जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हो, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो, वेब डेवलपमेंट करते हो, या कंटेंट क्रिएटर हो, कॉपी राइटिंग करते हो, या सीए करते हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलने है। ये आपको इतना पैसा बना के दे सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम आपको बहुत ही जल्दी ऐसे सारे स्किल्स बता देते हैं जो हाई इनकम स्किल्स है और जो जर्नली ज्यादातर लोग करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो चलो हाई इनकम स्किल्स की पूरी डिटेल लिख देता हूं, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी इस चीज को समझने में कि भाई सबसे ज्यादा हाई इनकम स्किल्स आपको कहां मिलने वाली है। ओके, तो मेरे पास आज है, सारे प्रिंट बने हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं, बस आपको कंफर्म हो जाए। चलो, तो सबसे पहले क्या है, शुरू करता हूं, कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग इसको लिख लेना। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा, प्रोग्रामिंग, कोडिंग। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस, फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल एडवाइजर। यदि आप इसको जो है तो सीए बोल लो वो भी चलेगा। एससीओ, क्या बनना चाहोगे भाई? वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा पैसा है। आज के समय में फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा पैसा है। कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, प्रोड्यूसर बन जाओ, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर बन जाओ, ठीक। और क्या बन सकते हो आप लोग? प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओ। यदि मैं आपको सिंपली बता दूं, ऐसे लिख के बाद सिंपली बोल के बता देता हूं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कॉपी राइटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, फाइनेंशियल, एंटरप्रेन्योरशिप, सेलिंग स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग। सेलिंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यदि स्टीव जॉब्स को जानते हैं तो उन्होंने इस स्किल्स के माध्यम से आज आईफोन को सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया, मोबाइल। जबकि आईफोन के फीचर्स को बाकी मोबाइल के फीचर्स से कंपेयर करो तो बाकी मोबाइल ज्यादा बेहतर फीचर्स दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा महंगा ब्रांड कौन सा है? आईफोन। आज हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास एक आईफोन हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टीव जॉब्स के पास सेलिंग स्किल्स थी, बेचने का तरीका। उन्होंने बेचने का ऐसा तरीका दिखाया और बताया कि आईफोन एक ब्रांड बन गया। तो इस तरह से आपके पास सेलिंग स्किल होनी चाहिए। यदि आप इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ब्लॉकचेन के बारे में, जो कि आने वाली टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में जानते हैं, जिसपे क्रिप्टो बेस्ड, ओके, इसके बारे में आप जानते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये कुछ स्किल्स हैं जिसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर भी, यदि आप राइटर हैं, बुक ऑथर हैं, इसमें आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, मिलियनियर और बिलियनियर बन सकते हैं। तो ये हमारी थी हाई इनकम स्किल्स। और यहाँ पे इनिशियली लेवल पे आज का सेशन मैं फाइनल करता हूँ और केवल एक ग्राफ जो मुझे बताना था आपको कि अमीर और अमीर कैसे होते जा रहे हैं, गरीब कैसे और गरीब होते जा रहे हैं, तो वो सेशन में आपको अभी वो पूरा ग्राफ बना के दिखा देता हूं। ये ग्राफ लिख लेना, सभी लोग अपने अपने कॉपी में बना लेना, जो भी जहां भी बैठे हो अपने अपने कॉपी में आप सभी को लिख लेना है ये ग्राफ। और उस ग्राफ को जो है तो ध्यान से अपने पास जो है जहां सबसे ज्यादा समय देते हो वहां पे आपको चिपका देना है। वो ग्राफ आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो अभी हम उस ग्राफ को बना देते हैं। सो
ओके, सो आपने ये चीजें तो लिख ही ली लगभग है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसकी फोटो भी खींच ली होगी, और यदि आप चाहेंगे तो आप इसको ऑनलाइन हमारे YouTube चैनल सौरभ तिवारी बिजनेस कोच में भी इसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे ये पूरा वीडियो आपको अपलोड होके मिल जाएगा। सौरभ तिवारी बिजनेस कोच यूट्यूब चैनल पे आप सारे कंटेंट को, पूरी कंटेंट को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो यदि आप लिख पाए हैं, नहीं लिख पाए हैं, कुछ छूट गया है, तो वहां पे आप जाके पूरे कंटेंट को फिर से देख सकते हैं। अभी मैं इसको पूरा फाइनल करने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। मैंने बताया यार, अपने बिलीफ को चेंज करो। आप लोग जिस दिन अपने बिलीफ को, सोचने के तरीके को, माइंडसेट को चेंज कर लोगे, उस दिन आप जितना चाहो उतना ज्यादा पैसा बना सकते हो। पैसे बनाने के तरीके को तो सोचो। आखिर जो बड़े लोग हैं, जिनके अमीर लोग हैं, वो इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं? सोचो एक बार, सोच के तो देखो यार, वो क्या काम कर रहे हैं। कहाँ आप नौकरी में लगे हो, छोटे मोटे नौकरी भी कर रहे हो। तो मैं बताया, नौकरी करना प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी भर नौकरी करते रहना प्रॉब्लम है। यदि नौकरी करके कुछ सीख के अपना कुछ स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आने वाले समय में हम कुछ अच्छे मिलेनियर्स और बिलियनियर्स से मिलेंगे, डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, और जो आपके क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस हम उनसे पूछेंगे। तो चलो अभी फाइनल है, ये काफी ज्यादा समय लग गया इसको सॉल्व ठीक है। ओके, तो अभी आगे हम इस पे बात कर लेते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि आप अपना सही कर लेते हो तो यार आप क्या बताऊं, ये फाइनेंशियल जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना, इसको आप सही तरीके से सभी लोग लिख लेना। ये आपको बहुत बड़ा अमीर इंसान बना सकता है, आपके माइंडसेट को चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले देखो, रिच पर्सन का मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां बना रहा हूं। रिच पर्सन फाइनेंशियल, जब का बना देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो अब इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होता है, देखो जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताने वाला हूं, ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है, इसको ध्यान से समझ लेना। तो यहां पे आप देखिए, ये पूरा बॉक्स हो गया, इसको समझ लिए बॉस, तो फिर तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हो गई क्या, एक दूसरा बॉक्स, फिर एक ये बॉक्स हो गया, देखते जाओ, फिर एक ये बॉक्स हो गया। ओके, और इसी से अटैच ये एक और बॉक्स हो गया। अभी जब मैं इसके अंदर कंटेंट लिखूंगा तो समझ में आएगा एग्जैक्टली कि कितना पावरफुल है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसने समझ लिया, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी आप इसको लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि समझ गए तो आप अपने फाइनेंशियल को कैसे मैनेज करना है उसको सही तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रिच पर्सन का। अभी इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूं, दूसरी तरफ बना रहा हूं पुअर पर्सन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ठीक है। अब इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो आप, ओके। उसके बाद दूसरा, ठीक। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट, अभी क्या कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगा ये डिब्बा क्या बना दिए, क्या बना दिए हैं आप भैया, ये डिब्बा में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी जब मैं इसके अंदर कंटेंट लिखने वाला हूं
वो आपको बता देगा कि अमीर क्यों और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और क्यों गरीब बनते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं आय, ये आय है, यहाँ पे है रोजगार, ओके, ये हो गया रोजगार जिससे क्रिएट हो रही है आय। ये आय का डिब्बा हो गया और रिच पर्सन का स्टेटमेंट है, इसकी आय कितनी ज्यादा है, देखो इस डब्बे में इसकी आय कितनी ज्यादा है और उसके हिसाब से व्यय कितना छोटा है, देख रहे हो आप लोग, ये आय का डब्बा है इतना बड़ा, व्यय का डब्बा इतना छोटा है। अब दूसरा ये क्या है, ये है संपत्ति का डब्बा रिच लोगों की, और ये क्या है, दायित्व का डब्बा। बताया था ना दायित्व और संपत्ति क्या है, संपत्ति वो है जो हमें फिर पैसे बना के देती है और दायित्व वो है जो खरीदने के बाद लगातार पैसे लेती रहती है। तो अमीर लोगों का तरीका देखो कितनी ज्यादा आय, सबसे पहले तो ये हाई इनकम स्किल्स पे वर्क करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, ये वही चीजें सीखते हैं, वही स्किल्स डेवलप करते हैं। जनरली डॉक्टर इंजीनियर्स ऐसे ही नहीं भागते रहते, वो उनका बिजनेस होता है, ये बिजनेस करना जानते हैं और अपनी आय से इनिशियल लेवल पे, आप धीरू भाई अंबानी तो बिजनेसमैन नहीं थे, जीरो से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उनके दिमाग में था कि बिजनेसमैन बनेंगे और बिजनेसमैन बन के वो अपनी आय से संपत्ति बना लिए और वही संपत्ति फिर उनको आय बना के दे रही है। तो ये हो गया रिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिच पर्सन का। और गरीब का जो पुअर है, ये उनका रोजगार कर गया, अब रोजगार तो लग गया तो आय भी आने लगी, ओहो क्या बात है भाई, आय आने लगी, मजा ही आ गया। अब जब आय आ रही है तो व्यय भी इतना होगा, इनका देखिए जितनी आय है उतना ही तो व्यय है ना? जो आ रहा है वो सब जा रहा है। अब उसके बाद ये इतना छोटा सा संपत्ति का डब्बा बचा है इनके पास, कुछ जमीन में खरीद लिया उन्होंने धोखे से, तो इतने बचा, और ये है दायित्व। अब क्या है कि उन्होंने बढ़िया इनको बंगला खरीद लिया है लोन पे, अच्छा ढंग का आईफोन खरीद लिया है, लोन पे EMI चल रही है, तो ये जो कमा रहे हैं वो दायित्व पे ही सकला चला जा रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा है इनको। मतलब ये रोजगार से पैसा कमाए और आय आई, तो आय क्या हो गई, यहाँ से हो गई व्यय, यदि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची तो फिर इधर व्यय हो गई। तो गरीब क्या है, गरीब अपने पैसों से लगातार दायित्व बढ़ाता जाता है अपनी और खर्चा करता जाता है, ठीक। तो जब दायित्व और खर्चा बढ़ रहा है, आय तो उतनी ही है और खर्चा और दायित्व बढ़ा, महंगाई तो बढ़ी नहीं है, इसीलिए ये कंटिन्यू जब अपने आय से व्यय और दायित्व बढ़ाता जा रहा है तो एक समय पे ये कर्जे में डूब जाता है, ठीक। अब जबकि ये क्या है, एक स्टेटमेंट ये है, ये क्या किया, आय आई तो सबसे पहले आय में इसने डायरेक्ट संपत्ति बनाई जिसको कहते हैं सेविंग, सेविंग को इन्वेस्ट किया तो और संपत्ति बनी, ठीक। तो आय से सबसे पहले इन्होंने संपत्ति बनाई। अब क्या हुआ कि ये संपत्ति ही, जब ये संपत्ति बन गई, ये संपत्ति क्या है, ये संपत्ति मान लीजिए स्टॉक हो गया, स्टॉक इन्होंने खरीद लिया, ठीक, कोई अच्छी बढ़िया प्रॉपर्टी खरीद ली, ये संपत्ति बना रहे हैं, ठीक। अब ये संपत्ति ही, अब जैसे स्टॉक है तो उसका डिविडेंड मिलेगा, प्रॉपर्टी है उसका रेंट मिलेगा, तो अब इस संपत्ति से इसको फिर आय होने लगती है। मतलब आज से इसने संपत्ति बनाई, संपत्ति से फिर आय होने लगी, और यही अब तो ये आय है, ये आय से चाहे तो अपना आराम से व्यय करे और इस आय से चाहे तो ये दायित्व को भी निभा दे, लेकिन संपत्ति वाली आय तो उसको बच रही होगी। मतलब सबसे पहले तो अमीर लोग क्या करते हैं, अपनी आय से क्या बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं। और किस प्रकार की संपत्ति बनाते हैं यदि मैं आपको दिखवा दूं तो डिविडेंड, ब्याज, किराए से आय और रॉयल्टी, इनको आय में क्या मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है, डिविडेंड, ठीक है, ब्याज भी इनको मिल रहा होता है, ये पैसे भी ब्याज से देते हैं, रेंटल इनकम भी इनको मिल रही होती है और इनको रॉयल्टी भी मिल रही होती है, क्योंकि ये ऐसे फील्ड में काम ही करते हैं। सबसे पहले तो ये हाई इनकम स्किल्स पे करते हैं काम, हाई इनकम स्किल्स पे ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद संपत्ति में इनके पास क्या होते हैं, स्टॉक होती है, प्रॉपर्टी होती है, बॉन्ड होता है, कैश होता है,
इस तरीके से ये संपत्ति बनाते हैं। और जबकि गरीब की यदि देखा जाए तो उनके पास तो स्थायी व्यय है ही, फिर साथ में क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। दूसरी बात, उसके बाद यदि आप आ जाओगे तो होम लोन, ठीक, होम लोन लेंगे, कॉमर्शियल लोन नहीं लेते हैं, ये होम लोन लेंगे। और इनके पास वैसे तो लायबिलिटी बनी ही रहती है, सिंपल लायबिलिटी। और ये व्यय में क्या आए तो केवल इनके पास तनख्वाह है, तनख्वाह के अलावा इनके पास कोई आय है। अब उसी में व्यय है, कपड़े, मकान, गाड़ी, बिल, ये सारी चीजों में इनका पैसा व्यय हो जाता है। अब व्यय तो इनका भी है, फिर इनके पास पैसा क्यों बच रहा है? क्योंकि उन्होंने संपत्ति में ऐसी चीजें बना रखी हैं जो संपत्ति, जो एसेट्स इनको फिर से आय बना के दे देते हैं। तो ये है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिच एंड पुअर। यही डिफरेंस है लोगों में। उनके पास जितना पैसा आया, सबसे पहले तो वो सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि एक ही नौकरी पे डिपेंड होना। यदि आप केवल एक ही जॉब पे डिपेंड हो, दूसरा जॉब आपके पास कोई है नहीं, कहीं दूसरी इनकम नहीं आ रही है, अदर इनकम सोर्स नहीं बना रहे हो, तो आप सबसे बड़े रिस्क में हो आधुनिक युग में। यदि अभी आपको कुछ ढंग का, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छी लाइफ स्टाइल को जीना है, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक इनकम स्किल्स पे, केवल एक इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहो, एक से ज्यादा इनकम सोर्स आपको बनाने चाहिए। लास्ट में एक कहानी के साथ इस पूरे चीजों को सम अप करता हूं, सो थोड़ा ध्यान से सुनना है आप सभी को। वो कहानी क्या है? तो एक बार क्या होता है कि एक मेढक और एक मछली एक कुएं में होते हैं और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एक मेढक और एक मछली एक कुएं में होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब क्या होता है कि एक बार किसी तरह से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने की वजह से जो मछली होती है वो किसी तरह कुएं से बाहर चली जाती है। अब जब वो कुएं से बाहर जाती है तो एक बहुत बड़े समुद्र में पहुंच जाती है। अब जब ये बहुत बड़े समुद्र में पहुंचती है, बहुत दिनों तक वहां रहती है, इसको बहुत बढ़िया अच्छा लगता है कि भाई अच्छा बढ़िया समुद्र है, अनेक प्रकार की चीजें हैं, अच्छी बढ़िया जगह है, जितना घूमना फिरना है, जो खाना पीना है, आराम से इसको मिल रहा होता है। जब ये समुद्र में रहती है, इसको कुछ समय बाद अपने दोस्त मेढक की याद आती है। जब ये इसको याद आती है तो ये किसी तरह से उस कुआं में दोबारा पहुंचती है जहां ये और मेढक रहा करते थे। तो जब ये उस कुआं में दोबारा पहुंचती है मछली, और मेढक को बहुत खुशी होकर बताती है कि अरे वाह, तुम्हें क्या पता है कि बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ा समुद्र है जो इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वहां तुम जितना दूर चाहो उतना दूर जा सकते हो, जो जो चाहो वो पा सकते हो, खा सकते हो। तो ये मेढक को भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये तो कुआं में रहता है। इसको लगता है अरे कितना बड़ा समुद्र होगा, ये कहां से आ गई, क्या बता रही है। तो वो मेढक क्या कहता है कि अच्छा चलो बताना तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है। तो अपने कुएं में एक साइड जाता है, एक कॉर्नर में, और एक छलांग लगाता है। बोलता है फिर मछली से कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? तो मछली बोलती है नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। तो मेढक अब अपने कुएं के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे छलांग लगाता है, बोलता है कि क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? तो ये मछली बोलती है कि हाँ, इससे भी बड़ा है मेरा समुद्र। अब ये मेढक को भरोसा नहीं हो रहा होता है, बोलता है कि मछली लगता है झूठ बोल रही है। ये एक कॉर्नर में कुएं में जाता है, सबसे बड़े कॉर्नर पे, और वहां से पूरी ताकत से छलांग लगाता है और दूसरे कुएं के पाट पे आके ये टकरा जाता है। तो इसके मुंह पे भी लग जाता है, शरीर पे भी लग जाता है, और मछली से पूछता है कि क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? तो मछली कहती है कि नहीं, समुद्र तो मेरा इससे भी बड़ा है। इसको भरोसा नहीं होता है, ये मानता ही नहीं है कि कोई समुद्र ऐसा होगा जो इस कुएं से बड़ा होगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी लाइफ में जिस सिचुएशन में हैं, हमारी जो इनिशियल लेवल पे, जो हम छोटे थे, जब से हमारी जो थिंकिंग बन गई है, केवल हम वही कर सकते हैं। हमें बताया गया कि हम ये नहीं कर सकते, हम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, हम बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं, उसके लिए बड़ा बैकग्राउंड चाहिए, कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए। बहुत सारे ऐसे मिथ जो है हमारे को बताए गए कि पैसा अच्छा नहीं होता, अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो पैसा कमाना है तो अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो। इस तरह से हमें मिथ बताए गए और हमें ये कहा गया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, हम उसको ही मान के चल रहे हैं। हमें ये समझ में ही नहीं आता कि कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा फील्ड है जहां पे हम कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बाहर आइए। आप जहां पे अभी हैं उस परिस्थितियों को, आप कुछ एक ऐसे सिचुएशन पे है जहां पे लगता है अरे
लेकिन 10 करोड़ रुपए भी महीने की बहुत छोटी बात होती है। 10 लाख, 1 लाख, 50,000, जो भी आप इनिशियल लेवल पे सोच रहे हो, वो सारी छोटी चीजें हैं। आप और बड़ा सोच सकते हो और उसको आप हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इनिशियल लेवल पे अपने माइंडसेट और बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि हाँ, और चीजें बड़े लेवल पे होती हैं। उसके बाद आप उनको एक्सप्लोर करते हो, और जब एक्सप्लोर करते हो तो वो चीजें आपको आसान लगने लगती हैं, और आप जो चाहो वो पा सकते हो। यार, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं पा सकते हो, सारी चीजें असंख्य है। तो ओवरऑल इस पूरे सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सेशन काफी अच्छा रहा होगा और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। और आप लोगों की यदि डिमांड रही तो हम ऐसे सेशंस और भी करते रहेंगे। क्या आपको सीखने को मिला इस सेशन से कुछ? थोड़ा तेजी से और गर्मजोशी से बोलना है। आर यू हैप्पी ऑन दिस सेशन? सो हैप्पीनेस के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि जब आप अपने पूरे दिन में कुछ ढंग का कर लेते हो, उस दिन आप सबसे ज्यादा खुश होते हो। तो इनिशियल लेवल पे ये मॉर्निंग की शुरुआत तो हो गई है आपकी ढंग के सेशन से। तो आप लाइफ में जाके कुछ बड़ा करना है, कुछ ढंग का बनाना है, कुछ बड़ा करना, सेल्फ मेड मिलेनियर बनना है, मिलेनियर बनना है। ओके, सो सम अप ऑन दिस सेशन। Thank you very much to all of you.